अच्छा स्टूडेंट, एक बार प्लीज मुझे बता दीजिए, आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा है एवरीवन? यस मैम। ओके स्टूडेंट, तो आपको ऑलरेडी पता है हमने बाइनोमियल थ्योरम जो चैप्टर है वो स्टार्ट किया है ये। और यहाँ पे हमने लास्ट टाइम जनरल टर्म का डिस्कशन किया था, आज भी जनरल टर्म के ऊपर कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। एंड एक्स्ट्रा क्या करेंगे, मिडिल टर्म। अगर आपको कोई बाइनोमियल एक्सपांशन दिया है, अगर मैं बोलूँ इसमें आपको मिडिल टर्म फाइंड करनी है, तो वो वाला कॉन्सेप्ट भी हम करेंगे आज। एंड क्वेश्चन बहुत सारे सोल्व करेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे पहले तो मैं आपको जनरल टर्म एंड मिडिल टर्म का एक बार वापस से थियरी दिखा देती हूँ। जनरल टर्म का तो मैक्सिमम सब स्टूडेंट को पता है। यहाँ पे ये जो मैंने आपका यहाँ पे लिया है ऑब्जर्वेशन, डायरेक्टली एनसीईआरटी बुक से लिया हुआ है, ठीक है। अगर आप लिख रहे हैं बाइनोमियल एक्सपांशन होल a प्लस बी होल रेस टू पावर n, तो आपको पता है जनरल टर्म हम ऐसा लिखते हैं, ठीक है। ये वाला मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देती हूँ। सो जनरल टर्म मतलब r प्लस वन टर्म ये हो गया टी आर प्लस वन इज इक्वल टू एन सी आर इंटू ए टू द पावर n माइनस आर इंटू बी टू द पावर आर, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पे और r की वैल्यू 0 से लेके n तक जा रहा है, ठीक है, 0 1 2 3 अप टू n। तो ये आपका क्या हो गया, जनरल टर्म, ओके, ऑफ द एक्सपांशन a प्लस बी होल रेस टू पावर n। अच्छा, उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे हम इसके ऊपर भी क्वेश्चन सोल्व करने वाले, जनरल टर्म के ऊपर भी। एंड उसके पहले हम क्या है, मिडिल टर्म का भी कॉन्सेप्ट अभी देख लेते, थियरी पढ़ लेते, फिर हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। अच्छा स्टूडेंट, अभी मिडिल टर्म का मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं a प्लस बी होल रेस टू पावर n। इसको आप एक्सपांड करेंगे तो आपको टर्म्स पता रहेगा, कितने टर्म्स रहेंगे। सबको पता है अगर हमारे पास ये बाइनोमियल एक्सप्रेशन का इंडेक्स है n, तो स्टूडेंट कितने टर्म्स मिलेंगे ये एक्सपांशन में, सबने पढ़ा था फर्स्ट लेक्चर में भी, हमें मिलेगा एक टर्म ज्यादा, n प्लस वन टर्म्स मिलेगा, ठीक है। अभी हो सकता है कि ये जो आपने इंडेक्स यहाँ पे लिखा है बाइनोमियल एक्सप्रेशन का, वो इवन हो सकता है वो ओड हो, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट बेस्ड ऑन वैल्यू की जो n है ये आपका इवन है कि ओड है, तो हम मिडिल टर्म का कॉन्सेप्ट यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। समझ में आ रहा है स्टूडेंट मिडिल टर्म का मतलब क्या होता है? जैसे स्टूडेंट अगर मैं एग्जांपल दूं, ठीक है, अगर मैं जैसे कोई एग्जांपल ले लेती हूँ कोई चैप्टर, जैसे अगर मैं लिखूं 1, 2, 3, ठीक है, मैंने ऐसे अरेंज किया है नंबर्स को यहाँ पे। एंड स्टूडेंट मैं यहाँ से आपको पूछूं कि मिडिल नंबर कौन सा है, तो आप लोग क्या आंसर करेंगे मुझे बताइए। यहाँ से देख के तो सब लोग यही बोलेंगे मैम ये वाला मिडिल लग रहा है। सब लोग एग्री करेंगे कि नहीं? एंड अभी क्या हो रहा है, बाइनोमियल जो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे, बाइनोमियल यहाँ पे जो एक्सप्रेशन है उसका होल रेस टू पावर n है, आप इसको एक्सपांड करके टर्म्स को लिख रहे हैं, ठीक है। आपको पता है यहाँ पे इसके एक्सपांशन में n प्लस वन टर्म्स आएंगे, लेकिन अगर मैं पूछूं मिडिल टर्म कौन सी है यहाँ पे, तो आपको पता होना चाहिए ना। आपको देख, अगर सपोज यहाँ पे मैं बताऊं, जैसे कोई एग्जाम्पल लिख के दिखाती हूँ, फिर डायरेक्टली हम यहाँ पे फाइंड करने का ट्रिक भी सीखेंगे। जैसे अगर मैं बोलूँ यहाँ पे 1 + 2x प्लस 3 टाइम्स x², ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पे सपोज मैंने एक्सपांशन लिखा है यहाँ पे, एंड अगर मैं पूछूं इनमें से मिडिल टर्म कौन सी है, तो सब लोग यही वाला आंसर करेंगे कि ये वाली टर्म मिडिल है, करेंगे ना स्टूडेंट? यहाँ पे समझ में आ रहा है आपको? मैम। हाँ, तो यस अभी मैम। अगर मैं इन जनरल आपको सिर्फ इतना बताऊं कि बाइनोमियल एक्सप्रेशन क्या है और उसका इंडेक्स कितना है, अगर मैं आपको पूछूं इसकी मिडिल टर्म बताइए, तो वो आपको पता होना चाहिए। इन जनरल की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे स्टूडेंट यहाँ पे कॉन्सेप्ट एक बार रिवाइज कर लेते हैं थियरी। तो मिडिल टर्म इन द एक्सपांशन a प्लस बी होल रेस टू पावर n, तो अभी आपको पता होना चाहिए अगर मैंने n है, ये जो इंडेक्स है यहाँ पे बाइनोमियल एक्सप्रेशन का, ये इंडेक्स अगर आपका इवन हो जाता है, ठीक है, तो स्टूडेंट आपको पता है इसके एक्सपांशन में कितनी टर्म्स मिलेंगी, n प्लस वन टर्म्स मिलने वाली है। अगर n इवन है तो n प्लस वन डेफिनेटली ओड हो जाएगा। सबको समझ में आ रहा है? जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने n की वैल्यू ले ली 3, ठीक है, a प्लस बी होल रेस टू पावर 3 ले लिया, नहीं यहाँ पे इवन वाला केस लेना चाहिए क्योंकि मैंने 3 लिया वो ओड हो गया। चलो इवन वाला लेके देखते हैं। यहाँ पे सपोज मैंने यहाँ पे a प्लस बी होल रेस टू पावर 2 ले लिया, n की वैल्यू 2 ली जो इवन नंबर है, ठीक है स्टूडेंट। सबको पता है a प्लस बी द होल स्क्वायर में कितने टर्म्स आते हैं, 3 टर्म्स आते हैं। तो अगर मैं वहां से आपको अगर पूछूं मिडिल टर्म कौन सी, आप लोग देख के ही बता दोगे। समझ में आ रहा है स्टूडेंट? जैसे यहाँ पे अगर मैं इसका लिखूं यहाँ पे a प्लस बी द होल स्क्वायर, आप ऐसा लिखते हैं a² प्लस 2ab प्लस b², ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता चला कि मिडिल टर्म ये है। कैसे स्टूडेंट? क्योंकि आप अब बात करेंगे यहाँ पे इंडेक्स जो है वो आपने इवन लिया है, तो आपको पता है इसके एक्सपांशन में कितने टर्म आएंगे, आपको ये तो पता है इवन है, तो इसके एक्सपांशन में और टर्म आने वाली है, बेसिकली 2 + 1 3 टर्म्स आने वाली है। समझ में आ रहा है स्टूडेंट? एक बार वापस से बताती हूँ, यहाँ पे a प्लस बी होल रेस टू पावर n है, इसके एक्सपांशन में आपको पता है n प्लस वन टर्म्स आने वाली है। अगर आपको पता है कि n इवन है तो मतलब n प्लस वन आपका ओड हो गया।
अगर आपके पास टर्म्स ओड है तो उसका मिडिल टर्म निकालना बहुत इजी हो जाता है स्टूडेंट। जैसे अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे देखो, ये आपको पता है यहाँ पे 3 टर्म है, तो मिडिल टर्म डेफिनेटली दूसरा रहेगा यहाँ पे। समझ में आ रहा है स्टूडेंट? प्लीज बताइए, अगर मैं यहाँ पे लिखती a प्लस बी होल रेज टू पावर 4, ठीक है, आपको पता है ये वाले एक्सपांशन में आपको 5 टर्म मिलने वाली है, तो मिडिल टर्म आपकी कौन सी हो जाती है? डायरेक्टली बोलते हैं मैम थर्ड टर्म। समझ में आ रहा है स्टूडेंट आपको? प्लीज बताइए। यस मैम। एंड तो स्टूडेंट यस मैम। यहाँ पे अगर मैं इन जनरल की बात करूँ, यहाँ पे अगर n इवन है, आपको पता है ये बाइनोमियल एक्सपांशन में आपको n प्लस 1 टर्म मिलेगी, n प्लस 1 आपका हो जाएगा ओड, क्योंकि आपने n इवन लिया है। तो अगर मुझे यहाँ पे मिडिल टर्म निकालनी पड़े तो आप डायरेक्टली ऐसा याद कर सकते हो। देखो बहुत सारे ट्रिक है, आपकी बुक में ऐसा दिया है, द मिडिल टर्म इज n प्लस वन, या एक ऐसा भी लिख सकते हो n प्लस 2 डिवाइडेड बाई टूथ टर्म, ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हो। या आप चाहे तो इसको थोड़ा अच्छे से ऐसा भी लिख सकते हो, n/2 प्लस 1 टर्म। ये वाली बात समझ में आई स्टूडेंट? क्यों? क्योंकि आप चेक कर लीजिए, अगर आपने n जो लिया है वो इवन नंबर लिया है, तो वो एक्सपांशन a प्लस बी होल रेज टू पावर n में आपको कितनी टर्म मिलेगी? n प्लस 1। n प्लस 1 आपका ओड हो जाएगा, तो वहां पे मिडिल टर्म निकालना इजी है, आप ऐसा कर सकते हो, ठीक है। n/2 प्लस 1th टर्म ये हो जाएगी, नहीं तो आप चाहे तो ऐसे मतलब आप याद कर सकते हो, ठीक है स्टूडेंट। आप चाहे ऐसे कीजिए n प्लस 2 डिवाइडेड बाई टूथ टर्म, क्योंकि बेसिकली यही मिलने वाला है। सबको समझ में आया? प्लीज बताइए, ठीक है। तो ये कौन किसके लिए? जब आपको पता है n इवन है, मतलब यहाँ पे जो बाइनोमियल एक्सप्रेशन का जो इंडेक्स आपने लिया है n वो इवन है, तो उसके एक्सपांशन में आपको n प्लस 1 टर्म मिलने वाला है, तो n प्लस 1 ओड हो जाएगा। तो वो वाले केस में आपको क्या याद रखना है स्टूडेंट? मिडिल टर्म ऐसे फाइंड करेंगे, n प्लस 2 डिवाइडेड बाई टूथ टर्म, ठीक है। या आप चाहे तो ऐसे याद कर लीजिए, सेम ही चीज मैंने बोला है, ठीक है। सबको समझ में आया ये वाली चीज? एवरीवन यस प्लीज मैम। बता दीजिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे मिडिल टर्म की बात कर रहे हैं एक्सपांशन में, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पे एक एग्जांपल यहाँ पे सामने मैं आपको दिखा देती हूँ, यहाँ पे आपका बुक से ही लिया है मैंने ये एग्जांपल। तो यहाँ पे देख लीजिए, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक्सपांशन किसकी बात कर रही हूँ, x प्लस 2y होल रेज टू पावर 8, तो आपको पता है ये एक्सपांशन में 9 टर्म्स आने वाले हैं। 9 टर्म्स है, तो मिडिल टर्म की बात करूँ तो डेफिनेटली कैसे लिख सकती हो आप? फिफ्थ वाली टर्म आ जाएगी ना, सब लोग एग्री करेंगे। और फिफ्थ टर्म कैसे मिलेगी? 8 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1th टर्म, ठीक है। समझ में आया सबको? ये बहुत इजी है, जब आपको पता है पावर इवन है, तो वो एक्सपेंशन में आपको क्या है? ओड टर्म्स मिलने वाली है। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हो गया आपका 8 प्लस 1 9th टर्म, और उसका मिडिल टर्म आप इजिली निकाल सकते हो। तो यहाँ पे आप चाहे तो ऐसे कर लीजिए, 8 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2th टर्म, ठीक है, मतलब 5th टर्म आ गया, ठीक है। अभी क्वेश्चन भी सोल्व करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। आई होप स्टूडेंट ये वाली बात समझ में आई होगी। अगर हमारे पास जो बाइनोमियल एक्सप्रेशन का इंडेक्स है इवन, तो आपको पता है उसके एक्सपांशन में हमें ओड टर्म्स मिलने वाली है, मतलब यहाँ पे बात की जाए तो एक्सपांशन में 9 टर्म्स मिलने वाली है, मिडल टर्म आपको हो जाएगी यहाँ पे 5th टर्म। तो आप चाहे तो 8/2 प्लस 1th टर्म यहाँ पे आपने कैलकुलेट किया है, तो आपको 5th टर्म क्या है? मिडिल टर्म, ठीक है। किसी को डाउट है इसमें? प्लीज बताइए। नो मैम। ओके स्टूडेंट। अच्छा स्टूडेंट, अभी ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि हमने इवन की बात करी, जो बाइनोमियल एक्सप्रेशन है उसका जो इंडेक्स है वो ओड हो सकता है ना। अगर हमने n जो लिया है यहाँ पे a प्लस बी होल रेज टू पावर n, यहाँ पे n अगर हो जाता है ओड नंबर, ठीक है, अगर ओड नंबर हो जाता है, तो आपको पता है उसके एक्सपांशन करेंगे जब, आपको कितने टर्म्स मिलेंगे यहाँ पे? n प्लस 1। तो अगर n ओड है तो n प्लस 1 क्या हो जाएगा? इवन हो जाएगा, ठीक है ना स्टूडेंट। तो वो वाले केस में अगर मिडिल टर्म की बात करें स्टूडेंट, वो वाले केस में आपके पास 2 मिडिल टर्म हो जाएगी। कैसे? अगर फॉर एग्जाम्पल की बात करूं मैं, जैसे यहाँ पे स्टूडेंट, जैसे यहाँ पे हम a प्लस बी होल रेज टू पावर n ले रहे हैं, और n क्या ले रहे हैं यहाँ पे? ओड नंबर, ठीक है, ओड नंबर ले रहे स्टूडेंट यहाँ पे। जैसे अगर मैं वैल्यू लूँ यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल a प्लस बी एंड n की वैल्यू मैंने सपोज ले ली 3, आपको इसका एक्सपांशन सबको पता है, ठीक है, सबको पता है ना स्टूडेंट। तो ये वाले केस में अगर मैं मिडिल टर्म की बात करूँ, तो यहाँ पे 2 मिडिल टर्म आपको मिलेगी। आप चाहे तो मैं इसको लिख देती हूँ, आपको पता है सबको, ए क्यूब प्लस 3 टाइम्स ए स्क्वायर बी, प्लस यहाँ पे आपको पता है 3 टाइम्स ए इंटू बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पे जो हमने लिया है इंडेक्स 3 लिया है, वो ओड नंबर है, तो ये वाला एक्सपांशन में आपको पता है 4 टर्म्स मिलने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पे n प्लस 1 इवन हो गया, तो ये वाले केस में 2 मिडिल टर्म है, ठीक है।
तो दो मिडिल टर्म यहाँ से आपको देख के पता चल रहा है, एक तो ये वाली होने वाली है, लेकिन इन जनरल लिखेंगे कैसे वो मैं आपको बताने वाली। एक तो ये मिडिल टर्म होगी और एक ये वाली मिडिल टर्म, ठीक है। ये कब होगा, जब ये जो बाइनोमियल एक्सप्रेशन का जो इंडेक्स आपने क्या लिया है ओड, तो वो वाले केस में आपको पता है जो एक्सपांशन है वहां पे n+1 टर्म आने वाली है, n+1 हो जाएगा इवन, तो वो वाले केस में हमें दो मिडिल टर्म्स मिलेगी, ठीक है। तो वो मैं आपको दिखा देती हूँ, लिखते कैसे हैं, एकदम सिंपल ट्रिक है, इसको याद करने का भी स्टूडेंट जब भी आपको याद रखना पड़ेगा। यहाँ पे जब n इवन होता है तो वाले केस में आपको पता है a+b⁻n के एक्सपांशन में आपको एक सिंगल मिडिल टर्म मिलेगी, और वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, ऐसा n+2 डिवाइडेड बाई 2th टर्म। और अभी मैं बात करूं जब n आपका ओड है तो वो वाले केस में आपको क्या मिल रहा है, दो मिडिल टर्म मिल रही है, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे आप बुक में ऐसा दिया है, देखो आप चाहे तो इसको दो तरीके से याद करते, एक तो ये वाला जो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे n+1 डिवाइडेड बाई 2th टर्म, एंड ये दूसरी वाली टर्म को स्टूडेंट आप ऐसा भी याद कर सकते हो, मैं लिख के दिखा देती हूँ यहाँ पे, ये वाली चीज को आप ऐसा n+3 डिवाइडेड बाई 2th टर्म, ठीक है। ये ज्यादा इजी रहेगा इसको याद करना, या आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। सबको समझ में आ रहा है स्टूडेंट कि देखो n+1 डिवाइडेड बाई 2th टर्म हो गई, या n+1 डिवाइडेड बाई 2th, इसमें 1 ऐड कर दीजिए तो बेसिकली यही मिलेगा, n+3 डिवाइडेड बाई 2th टर्म, ठीक है। सबको समझ में आया, प्लीज बताइए ये कब करना है, जब Yes. n आपका जो क्या है बाइनोमियल एक्सप्रेशन का जो इंडेक्स है वो अगर आपका ओड दिया रहेगा तो आपको पता है उसके एक्सपांशन में आपको इवन टर्म्स मिलेगी, इवन नंबर ऑफ टर्म्स मिलेगी, इवन नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। तो वो वाले केस में आपको क्या पता चलेगा, दो मिडिल टर्म रहेगी, आप ऐसा कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे सपोज ये क्वेश्चन है स्टूडेंट, देख लीजिए 2x - y होल रेज टू पावर 7, अगर मैं बोलूँ कि आपको इसका मिडिल टर्म्स बताना है, तो क्योंकि आपको पता है इंडेक्स देखिए 7 हो रहा है, ठीक है, तो 7 हो रहा है तो आपको पता है ये एक्सपांशन में आपको 8 टर्म मिलने वाली है, ठीक है, 8 टर्म मिलने वाली है। तो आपको पता है अगर मिडिल टर्म की बात करूं तो ये वाले केस में आपको दो मिडिल टर्म मिलेगी, आप ऐसा कैलकुलेट करेंगे, देखो 7+1 डिवाइडेड बाई 2th टर्म होगी, एंड दूसरी वाली आप ऐसा लिख सकते हैं 7+1 डिवाइडेड बाई 2, इस टोटल में आप 1 ऐड करके वो वाली टर्म निकाल रहे हो। समझ में आ रहा है स्टूडेंट, प्लीज बताइए कर सकते हैं ये वाली चीज। Yes, ma'am. आप चाहे तो ऐसे याद कीजिए या ऐसे कीजिए, लेकिन मेन चीज आपको पता होना चाहिए इन जनरल अगर मिडिल टर्म मुझे निकालनी है तो क्या चेक करना है, बाइनोमियल एक्सप्रेशन का इंडेक्स चेक करना है, ठीक है। तो आई होप इतनी बात सबको समझ में आई होगी। अच्छा स्टूडेंट, इसके बाद यहाँ पे इन्होंने एक और चीज दिया है यहाँ पे, अगर जैसे ये आपके पास बाइनोमियल एक्सप्रेशन ऐसा है x+1/x, उसका पावर 2n दिया, आपको पता है 2n क्या होता है, देखिए यहाँ पे 2 को अगर आप n से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2n आपको पता है इवन नंबर देगा, ठीक है, इवन नंबर देगा, मतलब इसमें अगर मैं टोटल एक्सपांशन में कितने टर्म होगी आपको मिलेगा 2n+1, मतलब कितने टर्म मिल गई, ओड नंबर ऑफ टर्म्स मिल रही है स्टूडेंट। ये वाली बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, बताइए, ये पर्टिकुलरली दिया है यहाँ पे, Yes, ma'am. डिस्कस करना चाह रही हूँ यहाँ पे। अगर ये आपको पता है जो इंडेक्स है ये 2n है, तो मतलब आपके पास इंडेक्स क्या हो गया, इवन नंबर हो गया, ठीक है। तो ये वाले एक्सपांशन में आपको 2n+1 टर्म्स मिलने वाली है, तो यहाँ पे सिंगल यहाँ पे एक मिडिल टर्म रहेगी, ठीक है। और वो कैसे कैलकुलेट किया आपने, ये जो देखिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले कैसे बताया था यहाँ पे, क्योंकि जो इंडेक्स है 2n है, तो ऐसा आप याद कर सकते हैं 2n+2 डिवाइडेड बाई 2th टर्म, सेम चीज उन्होंने ऐसा लिखा है, ठीक है। सबको समझ में आ रहा है, बेसिकली यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे न्यूमरेटर से, सो n+1, ये 2 और 2 कैंसिल होके आपको बेसिकली n+1th टर्म मिलेगा, ठीक है। ये चीज यहाँ पे बताया है। अच्छा उसके बाद स्टूडेंट क्या करने वाले हैं, अगर मैं आपको बोलूँ कोई भी बाइनोमियल एक्सप्रेशन का पावर इंडेक्स n दिया है, अगर मैं आपको बोलूँ टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x या टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ वेरिएबल, उसका मतलब क्या होता है बेसिकली स्टूडेंट, वो कांस्टेंट टर्म होगी, बेसिकली ऐसी टर्म जहाँ पे जो वेरिएबल का जो पावर है वो स्टूडेंट आपका क्या हो जाता है, 0, ठीक है। तो प्लीज ये चीज आपको याद रखना पड़ेगा, ये क्वेश्चन अभी हम सोल्व करेंगे। टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x की बात करूं तो बेसिकली कांस्टेंट टर्म, तो यहाँ पे उन्होंने लिख के बताया है, ठीक है। आई होप इतनी बात समझ में आई होगी, किसी को डाउट है तो प्लीज पूछिए एवरीवन। सबको समझ में आ रहा है स्टूडेंट, यहाँ पे ये चीज आपको अगर चाहिए तो यहाँ पे मैं आपको दिखा सकती हूँ, यहाँ पे क्योंकि हमने सिर्फ बात करी मिडिल टर्म की, तो यहाँ पे मिडिल टर्म आपको पता है एक सिंगल मिडिल टर्म रहेगी, और ये n+1 टर्म आपका मिडिल टर्म हो जाएगा। अगर आप इसको लिखना चाहते हो तो ऐसा होगा, क्योंकि आपने अभी जनरल टर्म लिखना सीखा था, कैसा लिखा था स्टूडेंट, आई होप सबको याद होगा, ऐसा था TR =
ठीक है, तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे NCR, यहाँ पे जगह कम है, मैं अच्छे से लिखती हूँ यहाँ पे अगर मैं लिखना चाहूँ स्टूडेंट जनरल टर्म, TR आपको पता है कि यहाँ पे TR+1 लिखते हैं। ठीक है, बेसिकली क्योंकि यहाँ पे जो R+1 होता है तो यहाँ पे NCR आता है। स्टूडेंट समझ में आ रहा है? जनरल टर्म बेसिकली आपका कौन सा टर्म हो जाता है, R+1 टर्म। ठीक है, तो यहाँ पे TR+1, एक सेकेंड यहाँ पे अच्छे से नहीं आया, प्रॉपरली लिखेंगे ताकि आपको कोई डिफिकल्टी ना हो। यहाँ पे TR+1, ये स्टूडेंट सबको पता है NCR, एंड यहाँ पे देखो x यहाँ पे लिखा है, तो यहाँ पे आपको पता है x का पावर कितना हो जाएगा, यहाँ पे इंडेक्स 2n है। ठीक है, 2n माइनस r हो जाएगा, एंड ये वाली टर्म जो है 1/x, इसका पावर यहाँ पे जो r दिया रहता है सेम यहाँ पे आता है। ठीक है, तो आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो जैसा रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है स्टूडेंट? यहाँ पे अच्छा, यहाँ पे मैंने एक मिस्टेक किया, कोई मुझे बताएगा क्या मिस्टेक है? यहाँ पे देखिए जो इंडेक्स है 2n है, तो यहाँ पे भी 2n आना चाहिए ना? एवरीवन प्लीज बताइए। Yes, ma'am. तो यहाँ पे जनरल टर्म की बात करें, मतलब R+1 टर्म, तो ये हो जाएगा 2NCR इंटू एक्स टू द पावर 2n माइनस r इंटू 1/x टू द पावर r। ठीक है, सिर्फ ये चीज आपको पता होना चाहिए। इंडिपेंडेंट टर्म, यहाँ पे बात करूँ इंडिपेंडेंट ऑफ x, यहाँ पे वेरिएबल x हो सकता है, y हो सकता है, तो बेसिकली वो बात करें कॉन्स्टेंट टर्म की। ठीक है स्टूडेंट, ये वाली बात होगी, सबको समझ में आया तो प्लीज बताइए। हमने मिडिल टर्म Yes, की बात ma'am. करी है। अच्छा, अभी हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं स्टूडेंट। ठीक है, यहाँ पे मैंने ब्लैंक रखा है क्योंकि ना आपको जो भी हमने कल लेक्चर में सीखा था उसमें क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन वो मैं भी आपको लिख के बता रही हूँ। ठीक है, ये वाला एक बार डिस्कस करते हैं, उसके बाद मिडिल टर्म के क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन कुछ ऐसा है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, find the number of terms in the following expressions. ओके स्टूडेंट, यहाँ पे मैं कुछ लिख रही हूँ, सिर्फ यहाँ पे मैं पूरा एक्सपांड करके नहीं दिखाने वाली हूँ, सिर्फ मैं आपको बता रही हूँ कि कैसे आएगा यहाँ पे। एंड सपोज यहाँ पे मैं लिखा, सिर्फ यहाँ पे हम नंबर ऑफ टर्म्स की बात करेंगे, ऐसे क्वेश्चन आपने एनसीईआरटी में भी सोल्व किए हुए हैं। एंड यहाँ पे अगर मैं बात करूँ x+y होल रेज टू पावर 4, एंड उसके बाद यहाँ पे मैं ले रही हूँ प्लस x-y होल रेज टू पावर 4, एंड यहाँ पे अगर मैं ले रही हूँ x+y होल रेज टू पावर 5 माइनस x-y होल रेज टू पावर 5, एंड यहाँ पे मैं बात करूँ x+y होल रेज टू पावर 4, एंड यहाँ पे माइनस अगर मैं कर दूं तो बेसिकली आपको क्या है, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स पूछ रहे हैं। ठीक है, कि ये एक्सप्रेशन में कितने टर्म्स आपको आएंगे। एक तो तरीका स्टूडेंट सबको पता है, यहाँ पे बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करेंगे एंड वहां से आप कैलकुलेट करेंगे कि कितने टर्म आ रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये वाली बात समझ में आई आपको? क्योंकि आपको पता है x+y होल रेज टू पावर 5 में, इसके एक्सप्रेशन में पहली वाली की बात कर रही है, वाले में, तो आपको पता है कितने टर्म्स मिलेंगे स्टूडेंट, 6 टर्म मिलेंगे। यहाँ पे भी आपको 6 टर्म मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे माइनस साइन है तो कुछ टर्म कैंसिल होने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे हमारा एम क्या है कि यहाँ पे टोटल कितनी टर्म्स मिलेंगी वो यहाँ पे आपको बताना है। स्टूडेंट आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डायरेक्टली मैं आंसर लिखने वाली हूँ, लेकिन आंसर कैसे आएगा वो चीज मुझे यहाँ पे बताना है। ठीक है, डायरेक्टली आंसर हम लिखेंगे यहाँ पे, आंसर यहाँ पे, एक सेकेंड स्टूडेंट, कोई मुझे बता सकता है कैसे कर सकते हैं? एनीवन? अदरवाइज मैं आपको डायरेक्टली फॉर्मूला देने वाली हूँ, क्योंकि एग्जाम में आप एक तो क्या कर सकते हैं, पूरा एक्सपांड करके देखेंगे। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रही हूँ यहाँ पे? या अदरवाइज मैं, क्योंकि यहाँ पे x+y होल रेज टू पावर 5 का दिख रहा है, एंड यहाँ पे x+y होल रेज टू पावर 4। ठीक है, आपको चाहिए तो वो मैं लिख के दिखा देती हूँ ताकि आपको समझ में आए कि कौन से टर्म सब्ट्रैक्ट हो रही है एंड कौन से टर्म ऐड हो रही है। ठीक है, समझ में आ रहा है स्टूडेंट? यहाँ पे तो यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ पे, या इन जनरल अगर आप लिखना चाहे तो वो भी मैं बता देती हूँ। x+y होल रेज टू पावर n, ये क्या होता है स्टूडेंट? यहाँ पे एवरीवन nc0 x टू द पावर n हो गया इंटू y टू द पावर 0 प्लस nc1, यहाँ पे x का पावर कितना हो गया, n-1, y का पावर 1 हो गया, एंड ऐसे करते करते लास्ट टर्म की बात की जाए तो ncn हो गया, x का पावर 0 हो गया, y का पावर n। ठीक है स्टूडेंट, ये वाली बात समझ में आई आपको? अगर मैं यहाँ पे बोलूँ x माइनस वाई होल रेज टू पावर n का एक्सपांशन मुझे बताइए, तो क्या होगा यहाँ पे? nc0, यहाँ पे x टू द पावर n, यहाँ पे स्टूडेंट मैं क्या है, ये जो सेकंड टर्म है यहाँ पे माइनस वाई। ठीक है, अगर मैं माइनस वाई को लेती हूँ तो यहाँ पे
आप ऐसा लिख सकते हो, क्योंकि माइनस वाई का पावर 0 लेंगे तो बेसिकली वाई का पावर 0 बोल सकते हो। ठीक है, यहाँ पे लिखना चाहे तो यहाँ पे माइनस वाई लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, सेकंड टर्म की बात की जाए ये वाले एक्सपांशन में, क्योंकि मैं यहाँ पे y की जगह माइनस वाई लूंगी, माइनस वाई का पावर हो जाता है 1। ठीक है, अच्छा किसी ने कुछ डाउट पूछा है क्या? लीना आपका हैंड रेज है, प्लीज बताइए कुछ डाउट है आपको इसमें? नहीं मैम, डाउट नहीं था, आपने पहले बोला था अगर कोई स्टूडेंट बताना चाहता है। ओके, तो लीना मैं जो लिख रही हूँ सही लिख रही हूँ स्टूडेंट? यहाँ पे एक बार बता दीजिए, यहाँ पे मैं क्योंकि मैं यस मैम। यहाँ पे माइनस आ जाएगा ना। ठीक है, कैसे? क्योंकि यहाँ पे माइनस वाई का पावर 1। ठीक है, ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे अब्बू अच्छा रीमा आपका शायद से माइक यहाँ पे, ओके ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे मैं जस्ट लिख रही हूँ, एक बार किसी को डाउट है तो प्लीज पूछिए। अगर मैं y की जगह माइनस वाई लेती हूँ तो माइनस वाई का पावर 1 होता है, तो स्टूडेंट माइनस साइन यहाँ पे आता है। तो ये टर्म्स मैं सिर्फ आपको लिख के दिखा रही हूँ, यहाँ पे देख लीजिए। ठीक है, उसके बाद प्लस टर्म आएगी अगर आप लिखना चाहें यहाँ पे। बेसिकली लास्ट टर्म की बात की जाए स्टूडेंट, यहाँ पे आपको हो जाएगा -1 का पावर n, एंड यहाँ पे आपके पास n x टू द पावर 0 एंड y टू द पावर n। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ रहा है? अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं तो क्या होगा स्टूडेंट, ध्यान दीजिए। अगर इन दोनों को ऐड करूंगी तो बेसिकली जहां पे r का पावर, यहाँ पे देखो ऐसा लिखते हैं ना NCR, तो ये जो r की वैल्यू आपको पता है जहां पे ओड दिख रही है, ठीक है, वहां पे देखिए यहाँ पे माइनस साइन है, यहाँ पे प्लस साइन है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये वाली बात समझ में आ रही है? अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं तो ये वाली जहां पे r की वैल्यू आपको ओड दिख रही है वो वाली टर्म्स कैंसिल हो जाएगी। सबको समझ में आ रहा है? प्लीज बताइए, प्लीज बताइए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि ये जो एक्सप्रेशन है इसमें कितनी टर्म आएगी, आपको इतना पता रहेगा कि पहले जो x प्लस वाई होल रेज टू पावर 5 है तो उसमें आपको पता है 6 टर्म आएगी, यहाँ पे 6 टर्म आएगी। लेकिन यहाँ पे क्योंकि माइनस साइन कहाँ पे आएगा, आपको यहाँ से अगर मैं बात करूं माइनस साइन कहाँ पे आएगा, यहाँ पे हमने लिखा है x प्लस वाई होल रेज टू पावर 5, एंड यहाँ पे क्या हमारे पास प्लस करके x माइनस वाई, इसका पावर है 5। ठीक है स्टूडेंट, तो बेसिकली कौन कौन सी टर्म बचेगी अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे एक तो ये वाली टर्म बचेगी, ठीक है, 5c0 वाली टर्म बचेगी, उसके बाद 5c2 वाली टर्म बचने वाली है। ठीक है, क्योंकि आप दोनों का एडिशन करने वाले, ध्यान दीजिए, क्योंकि ये 5c1 वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी अगर आप उन दोनों को ऐड करेंगे। ठीक है, अगर n की वैल्यू में पर्टिकुलरली 5 ले रही हूँ तो यहाँ पे नेक्स्ट टर्म की बात की जाए, ओके बाकी का कोएफिशिएंट आपको लिखना है, मैं अभी लिख नहीं रही हूँ, सिर्फ आपको बता रही हूँ कि जहाँ पे बाइनोमियल कोएफिशिएंट ये रहेगा ये वाली टर्म बचेगी, जहाँ पे बाइनोमियल कोएफिशिएंट ये रहेगा वो वाली टर्म बचेगी, एंड उसके बाद यहाँ पे बेसिकली जब r की वैल्यू आपका क्या रहता है E1, तो वो वाली टर्म बचने वाली है। ठीक है, यहाँ पे जो बेसिकली आप लिखने वाले हैं x का पावर वो तो आप लिखने ही वाले हैं, सिर्फ मैं आपको समझाने का ट्राई कर रही हूँ। स्टूडेंट समझ में आ रहा है? अगर मैं x प्लस वाई होल रेज टू पावर 5 प्लस x माइनस वाई होल रेज टू पावर 5 में टोटल कितनी टर्म्स रहेगी, अगर ऐसा पूछूं, एक तो काम है आप पूरा ऐसा लिख के चेक करोगे, ठीक है। अदरवाइज एक चीज आपको समझ में आया, x प्लस वाई होल रेज टू पावर n में जो एक्सपांशन आपने लिखा है ये है, एंड x माइनस वाई होल रेज टू पावर n का एक्सपांशन में सिर्फ क्या हो रहा है, जहाँ पे NCR लिखते हैं ना, एंड r जहाँ पे ओड आ रहा है बेसिकली वहां पे आपको माइनस साइन दिख रहा है। ठीक है स्टूडेंट, ये वाली बात आई थिंक आपने ऑब्जर्व करी होगी, पूरा चीज लिखना चाहे तो वो भी आप देख सकते हो। एंड हम इन दोनों को एडिशन करेंगे तो जो यहाँ पे r की वैल्यू ओड है वो वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, आई होप ये वाली बात समझ में आई होगी सबको, प्लीज बता दीजिए। आपको चाहिए तो मैं लिख के दिखा सकती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे x की वैल्यू पर्टिकुलरली आप 5 लीजिए एंड सेम चीज को लिखिए, फिर आपको पता है आपकी कौन कौन सी टर्म कैंसिल हो जाएगी। तो ये वाली सेकंड टर्म कैंसिल होने वाली है, फिर फोर्थ टर्म आपकी कैंसिल हो जाएगी। एवरीवन प्लीज बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं? यस मैम। ठीक है, देखो यहाँ पे सेकंड टर्म कैंसिल हो जाएगी, उसके बाद सेकंड के बाद कौन सी टर्म कैंसिल होगी स्टूडेंट, फोर्थ टर्म कैंसिल होगी। ठीक है, आई होप ये वाली बात सबको समझ में आ रही होगी। ठीक है, फोर्थ टर्म कैंसिल होगी, उसके बाद आपका सिक्स टर्म भी कैंसिल होने वाले, क्योंकि ये एक्सपांशन में 6 टर्म मिलने वाले हैं। तो मेरा एम क्या था बेसिकली आपको ये बताने का, अगर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो आंसर एक तो आप ऐसा, ये चीज आपको बाइनोमियल थ्योरम स्टेटमेंट से मिल गया है। एंड अभी अगर मैं बात करूं स्टूडेंट यहाँ पे कितने टर्म्स आने वाले हैं ये एक्सपांशन में, अभी आपने देखा होगा, आपको पता है 3 टर्म कैंसिल होगी, 3 टर्म ही बचने वाली है। तो यहाँ पे हमारा आंसर कितना है, 3 टर्म्स। किसी को डाउट है यहाँ पे प्लीज बताइए, मैं पूरा आंसर नहीं लिख रही हूँ, आप लिख सकते हो, क्योंकि आप x प्लस वाई होल रेज टू पावर 5 का एक्सपांशन लिखेंगे, x माइनस वाई होल रेज टू पावर 5 का एक्सपांशन लिखेंगे, फिर ऐड करेंगे जो
अपोजिट साइन का आप उनको कैंसिल करने वाले देख, ठीक है। तो यहाँ पे 3 टर्म्स बचेगा। आई होप स्टूडेंट ये वाली चीज समझ में आया होगा। अगर स्टूडेंट यहाँ से मैं बात करूं, ठीक है, यहाँ पे 5 टर्म आने वाली है, x प्लस वाई होल रेज टू पावर 4 में 5 टर्म मिलेगी, x माइनस वाई होल रेज टू पावर 4 में भी 5 टर्म मिलेगी। लेकिन मैंने जैसे अभी बात करी थी, क्या बात करी थी, जहाँ पे एनसीआर वाला जो बात कर रही हूँ, एंड जहाँ पे आर की वैल्यू क्या होती है आपका ओड, वो वाली टर्म कैंसिल हो जाती है जब आप दोनों को ऐड कर रहे हो, x प्लस वाई होल रेज टू पावर n प्लस एक्स माइनस वाई होल रेज टू पावर n। तो बेसिकली मैं सिर्फ बाइनोमियल कोएफिशिएंट लिखने वाली हूँ, कौन कौन से टर्म बचेगी, ठीक है, कौन कौन से टर्म बचेगी स्टूडेंट यहाँ पे। एक तो ये NC0 वाली टर्म, ओके, बाइनोमियल कोएफिशिएंट में लिख रही हूँ, बाकी का आप लिख सकते हो। ये वाली टर्म बचने वाली है NC2 वाली, मतलब यहाँ पे n की वैल्यू पर्टिकुलरली हमने 4 ली है, सेकेंड क्वेश्चन में पर्टिकुलरली 4 ली है, ठीक है। तो 4C0 वाली टर्म बचने वाली है आपके पास, 4C2 वाली बचने वाली है। उसके बाद स्टूडेंट कौन सी बचेगी, 4C4। कितनी टर्म बचेगी बेसिकली, उसके बाद आपको अगर लिखना है ना यहाँ पे x का पावर कितना है वो लिख दीजिए। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं टोटल कितनी टर्म्स मिलेंगी वहां पे, मुझे बता सकते हैं स्टूडेंट कितनी टर्म्स मिलेगी यहाँ पे, क्योंकि x प्लस वाई होल रेज टू पावर 4 प्लस एक्स माइनस वाई होल रेज टू पावर 4 में अगर मैं बात करूं सिंप्लीफाई करके कितनी टर्म मिलेगी आपको, यहाँ पे आंसर कितना आना चाहिए, 3 टर्म्स। किसी को डाउट, मैंने जस्ट आपको बिना लिखे ही बताया है, अगर आपको चाहिए तो पूरा लिख के बता देती हूँ स्टूडेंट यहाँ पे क्या हो रहा है, एक सेकंड में आपको दिखा देती हूँ। उसके बाद मैं जनरल आपको फॉर्मूला देने वाली जो आपको एग्जाम में बहुत यूजफुल होगा, ठीक है। जैसे अगर स्टूडेंट मैं यहाँ पे बात करूँ एक्स प्लस वाई होल रेज टू पावर 4, ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 4C0 एक्स का पावर 4, इतना लिखती हूँ मैं यहाँ पे, 4C1 एक्स का पावर 3 वाई का पावर 1 प्लस 4C2 एक्स का पावर कितना हो जाएगा 2 वाई का पावर भी 2, ठीक है, प्लस 4C3 एक्स यहाँ पे हो जाएगा वाई का पावर 3 एंड यहाँ पे प्लस 4C4, ठीक है, एंड यहाँ पे एक्स का पावर 0 लिखेंगे या वाई का पावर 4। ये वाली बात समझ में आई स्टूडेंट आपको, प्लीज बता दीजिए एक बार, मैं पूरा लिख के आपको। अभी अगर मैं x माइनस वाई का पावर 4 की बात करूं स्टूडेंट तो क्या हो जाएगा, एक तो यहाँ पे एक माइनस आ जाएगा, सेकंड टर्म में माइनस साइन दिखेगा, उसके बाद आपको क्या दिखेगा, फोर्थ टर्म में माइनस दिखेगा, मतलब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपका सेकंड टर्म एंड द फोर्थ टर्म कैंसिल हो जाए। तो बेसिकली अभी कितने टर्म बचेंगे आपके पास, 3 टर्म बचेंगे, मेरा क्वेश्चन ये है, ठीक है। समझ में आ रहा है स्टूडेंट, मैं पूरा लिख के नहीं बता रही हूँ डिटेल में, सिर्फ ये चीज आपको यहाँ से ऑब्जर्व करना है। एवरीवन प्लीज पे अटेंशन, किसी को डाउट है इसमें तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली 3 आंसर लिख सकती हूँ क्या, प्लीज बताइए। यहाँ पे मैंने लिखा 3 टर्म्स, आप चाहे तो पूरा लिख सकते हो। अच्छा स्टूडेंट यहाँ पे क्या हो रहा है स्टूडेंट, यहाँ पे अच्छा ये वाली बात करते हैं, यहाँ पे पहले प्लस था, यहाँ पे माइनस है, अभी क्या होगा स्टूडेंट यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन है और आपको अभी देखो यहाँ पे मैं दिखा देती हूँ, ओके। यहाँ पे अगर इन दोनों को मैं सब्ट्रैक्ट करूं तो वो वाली टर्म कैंसिल होगी जहाँ पे अभी r की वैल्यू E1 है। मतलब मैं क्या बोलना चाह रही हूँ यहाँ पे, जस्ट ऑब्जर्वेशन की बात कर रही हूँ स्टूडेंट, एक काम करती हूँ, इसको मैं इरेज करती हूँ एंड फिर उसके बाद मैं जनरल आपको फॉर्मूला देने वाली हूँ, वो आप चाहे तो यूज कर सकते हो जब भी एग्जाम में रिक्वायरमेंट हो तभी, ठीक है, या पूरा आप लिख के भी देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा स्टूडेंट अगर मैं ऐसा बात करूँ एक्स प्लस वाई होल रेज टू पावर n एंड अभी मैं क्या कर रही हूँ, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर, यहाँ पे बीच में माइनस साइन, तो एवरीवन यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट, जहाँ पे बाइनोमियल कोएफिशिएंट में एनसीआर में जो r की वैल्यू अभी क्या है E1, वो वाली टर्म कैंसिल होने वाले, देख लीजिए यहाँ पे ये वाली पहली टर्म कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है स्टूडेंट मैं क्या बोलना चाह रही हूँ एवरीवन, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली अगर बात की जाए यहाँ पे ऐसा वाले की, तो यहाँ पे आपको पता है जहाँ पे r की वैल्यू E1 आ रही है वो टर्म अभी कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे अगर अभी बात की जाए स्टूडेंट ये वाले में x प्लस वाई होल रेज टू पावर 5 माइनस एक्स माइनस वाई होल रेज टू पावर 5, तो आपको सिर्फ ये ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि कौन कौन से बाइनोमियल कोएफिशिएंट में r की वैल्यू क्या हो रही है, आपका E1 हो रही है। तो जैसे अगर मैं लिख के बताऊं आपको ऐसा 5C0 ये वाली टर्म आपको कैंसिल होने वाली है, उसके बाद 5C2 वाली टर्म कैंसिल होने वाली है, 5C4 वाली कैंसिल होने वाली है, ठीक है। समझ में आ रहा है स्टूडेंट, प्लीज बताइए और कुछ आएगा क्या, तो मतलब कितनी टर्म बचने वाली है आपके पास, 5C1 वाली बचने वाली है, 5C3 वाली बचने वाली है, 5C5 वाली बचने वाली, तो कितने टर्म बचेंगी यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इसके ये जो एक्सप्रेशन को 3 आएगा पक्का, ओके स्टूडेंट। यहाँ पे मैं आपका आंसर लिख देती हूँ, यहाँ पे हमारे पास आएगा 3, ठीक है। यहाँ पे पूरा आपको अगर एक्सपांशन लिखना है रफ वर्क में कर दीजिए, लेकिन ये मैं आपको डायरेक्टली
ओरली कैसे करते हैं वो समझाने का ट्राई कर रही हूँ। अगर इसकी बात की जाए स्टूडेंट, कर लीजिए चेक यहाँ पे कौन कौन सी टर्म कैंसिल होगी, ये वाली टर्म कैंसिल होगी 4C0 4C2 वाली, एंड जहाँ पे बाइनोमियल एक्सप्रेशन, ये देखो बाइनोमियल एक्सप्रेशन जो है उसका पावर आपको 4 दिया है यहाँ पे, इन दोनों को सिंप्लीफाई करके आपको पता है वो वाली टर्म्स आपका कैंसिल हो जाएगा जहाँ पे बाइनोमियल कोएफिशिएंट 4C0 रहेगा, 4C2 रहेगा एंड 4C4। ठीक है, तो यहाँ पे कितने टर्म बचेगी स्टूडेंट, 4C1 वाली, जहाँ पे 4C1 आपको बाइनोमियल कोएफिशिएंट दिखेगा वो वाली टर्म बच जाएगी, एंड 4C3। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे कितना आंसर मिल रहा है स्टूडेंट, 2 मिल रहा है। एक बार बता दीजिए स्टूडेंट आपको कितना मिल रहा है, यहाँ पे आपको चाहिए तो मैं ये वाला दिखा देती हूँ एक बार, यहाँ से आपको ऑब्जर्व करके देखना है। ठीक है, ये चीज मैंने आपके लिए लिखा है, जस्ट ऑब्जर्वेशन आपको करना आना चाहिए। स्टूडेंट कुछ समझ में आया कि नहीं, एटलीस्ट ये तो बता दीजिए, क्योंकि मैंने पूरा कैलकुलेशन नहीं किया है, यहाँ पे सिर्फ आपको समझाने का ट्राई किया है। तो यहाँ पे हमारे पास 2 टर्म बचने वाली है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि हमें नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करने के लिए बोले, अगर बोले कि पूरा सिंप्लीफाई करो तो पूरा सिंप्लीफाई करके दे सकते हो। ठीक है, सबको समझ में आया। आपको एग्जाम में अगर इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आप एक काम कर सकते हो, पूरा ओपन करके देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, नहीं तो बाइनोमियल थ्योरम का स्टेटमेंट याद है तो जस्ट उसमें ऑब्जर्व करना है कि कौन से टर्म ऐड होंगे, कौन से टर्म कैंसिल होंगे यहाँ पे। ठीक है, प्लीज बता दीजिए समझ में आया कि नहीं एवरीवन। यस मैम। अच्छा स्टूडेंट, अभी मैंने आपको जो अभी मैंने बताया ना, जो पीछे जो क्वेश्चन लिखा था, इन जनरल में आपको मैं उसका फॉर्मूला दे देती हूँ जो आपको बुक में नहीं दिया है, लेकिन बुक में क्वेश्चन जरूर आते हैं उस टाइप के। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपके लिए लिख देती हूँ, इफ द, ओके एक सेकेंड, ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, द नंबर ऑफ टर्म्स in the expansion, okay, number of the terms, एक second, it is okay, so number of terms in, यहाँ पे मैं क्या लिख रही हूँ, पहले लिख रही हूँ x प्लस वाई होल रेज टू पावर n है, एंड यहाँ पे प्लस साइन लगाया है मैंने x माइनस वाई होल रेज टू पावर n। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट इसका जो फॉर्मूला मैं आपको बता रही हूँ, अदरवाइज आप ऑब्जर्वेशन से भी बता सकते हो, द नंबर ऑफ टर्म्स इन x प्लस वाई होल रेज टू पावर n प्लस x माइनस वाई होल रेज टू पावर n इज, तो यहाँ पे 2 केसेस आप लेते हो, आपको पहले मिलता है n प्लस 1/2 जब आपका क्या रहेगा, n ओड रहेगा, एक सेकेंड, व्हेन n इज ओड, एंड यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो ये होता है n/2 प्लस 1 अगर आपका है n इज इवन। पिछले वाले केस में चेक कर लेते हैं स्टूडेंट, ये वाला फॉर्मूला सही है कि नहीं। कैसे, पिछले वाले केस में क्या लिया था हमने, n की वैल्यू की बात करें स्टूडेंट, ये 5 था, मतलब ओड था, हमारे पास कितने टर्म्स बचे थे, ये एक्सप्रेशन में देखिए 3 टर्म्स बचे था। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं, n अगर आपका ओड है, यहाँ पे 5 सब्स्टिट्यूट करके देखिए, 5 प्लस 1 6 डिवाइडेड बाई 2, कितने टर्म बचे स्टूडेंट आपके पास, 3 टर्म्स बचे। ठीक है, ये अगर आपको चाहिए तो आप याद कर सकते हो, अदरवाइज आप ये आपसे ऑब्जर्वेशन से भी बता सकते हो कितने टर्म बचने वाले हैं। एंड ये वाला चेक कर लेते हैं स्टूडेंट, जो हमने सेकंड क्वेश्चन लिया है, यहाँ पे n की वैल्यू 4 है। ठीक है, 4 है तो मतलब यहाँ पे देखो 4/2 प्लस 1, मतलब कितने टर्म बचे आपके पास, 3 टर्म्स आए। सबको समझ में आया स्टूडेंट, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे x प्लस वाई होल रेज टू पावर n प्लस x माइनस वाई होल रेज टू पावर n। तो ये चीज अगर आपको चाहिए तो वो एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा। किसी को डाउट है तो प्लीज पूछिए। नो मैम। ओके, तो वैसे ही हम स्टूडेंट यहाँ पे माइनस वाला भी केस लिख लेते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, तो आप वो वहां पे डायरेक्टली यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे लिख लेते हैं द नंबर ऑफ टर्म्स इन x प्लस वाई होल रेज टू पावर n, यहाँ पे माइनस साइन है, x माइनस वाई होल रेज टू पावर n इज, यहाँ पे भी 2 केस बनने वाले स्टूडेंट। तो यहाँ पे जो बात कर रहे हैं, पहले वाले केस में आता है n प्लस 1, एंड यहाँ पे हम ले रहे हैं व्हेन n इज ओड, एंड यहाँ पे बात की जाए स्टूडेंट, हमारे पास मिलता है n/2 व्हेन n इज इवन। चेक कर लेते हैं स्टूडेंट यहाँ पे कि हमने जो लिखा है वो सही है कि नहीं। तो एक बार थर्ड वाला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे थर्ड में क्या लिखा था हमने, x प्लस वाई होल रेज टू पावर 5 माइनस x माइनस वाई होल रेज टू पावर 5, n की वैल्यू है 5। ठीक है, n की वैल्यू 5 है तो एक बार वेरीफाई करना पड़ेगा ना, तो 5 यहाँ पे लिया, 5 प्लस 1 6/2 मतलब 3 टर्म्स आपको मिल रहा है। ठीक है, ये वाली बात समझ में आई स्टूडेंट यहाँ पे
ये जो बाइनोमियल एक्सप्रेशन के बीच में माइनस साइन था, तो यहाँ पे ये वाला वेरीफाई हो गया। अभी फोर्थ वाले की बात की जाए, फोर्थ क्वेश्चन की, यहाँ पे n की वैल्यू की बात की है, x प्लस वाई होल रेज टू पावर 4 माइनस एक्स माइनस वाई होल रेज टू पावर 4, तो n की वैल्यू हो गई 4। ठीक है, तो आपको पता है यहाँ पे देखिए 4 सब्स्टिट्यूट कीजिए, 4/2 कितना आया 2। तो ये वाला फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो डायरेक्टली इफ यू वांट। ठीक है, अदरवाइज डायरेक्टली आपको ये चीज पता है, यहाँ से भी आप ऑब्जर्वेशन से बता सकते हो कितने टर्म बचेंगे, कितने टर्म कैंसिल होने वाले। स्टूडेंट आई होप सबको समझ में आया होगा ये चीज। किसी को डाउट है? नो मैम। ओके स्टूडेंट, तो अभी जो क्वेश्चन है, अभी एनसीईआरटी से क्वेश्चन लिए हैं एवरीवन, आप लोग हेल्प करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन मैंने सामने आपके सामने रखा है, यहाँ पे फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इन द एक्सपांशन ऑफ रूट एक्स अपॉन √3 प्लस √3 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर होल रेज टू पावर 10। तो पहले तो मुझे बताइए, सबको पता चला कि इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स का मतलब क्या है? वो वाली टर्म आपको फाइंड करनी है बेसिकली। ठीक है, जहाँ पे आपका x का पावर क्या हो जाता है 0, मतलब कांस्टेंट टर्म मिल जाता है। ठीक है, तो अभी पहले तो मुझे बताइए इसका जनरल टर्म लिख सकते हैं कि नहीं स्टूडेंट? यहाँ पे जनरल टर्म मतलब r प्लस 1th टर्म, तो ये काम यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है, तो इसका जनरल टर्म मुझे बताइए स्टूडेंट, टी आर प्लस 1th टर्म आपको पता है ये कैसे लिखते हैं? n की वैल्यू यहाँ पे 10 है, तो NCR। ठीक है, 10CR हो गया। a की जगह बात की जाए तो ये है आपके पास √x अपॉन √3, इसका पावर कितना हो जाएगा स्टूडेंट? 10 माइनस आर। सबको समझ में आ रहा है? एंड यहाँ पे ये वाला जो अगर बात की जाए b की वैल्यू ये है √3 अपॉन 2 इंटू एक्स स्क्वेयर, और इसका पावर हो जाता है आर। ये जो आर आपको दिख रहा है वही यहाँ पे आता है। ठीक है स्टूडेंट, अभी इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखते हैं, फिर हम क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे कि एक्स का जो पावर आपको अभी मिलेगा सिंप्लीफाई करके वो 0 होगा, तभी ये जो जनरल टर्म है इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स होगी। तो यहाँ पे चेक करके मुझे बताइए, यहाँ पे हो गया 10CR। ठीक है स्टूडेंट, अभी मुझे बताइए √x है, √x मतलब x का पावर हाफ हो गया। ठीक है, एग्री करेंगे सब लोग? √x मतलब x का पावर हाफ, और यहाँ पे क्या है 10 माइनस आर भी पावर में है। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करके लिखूं स्टूडेंट कैसा होगा? एवरीवन प्लीज बताइए। तो ये आपको पता है इंडाइसिस का प्रॉपर्टी याद है स्टूडेंट, a रेज टू पावर m होल रेज टू पावर n, तो पावर पावर आपका मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, याद है ना आपको? तो यहाँ से मैं क्या लिख सकती हूँ, एक बार चेक कीजिए। तो यहाँ से हम लिखना चाहे तो इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या? यहाँ पे x का पावर की बात की जाए 10 माइनस आर अपॉन 2 हो जाएगा। ठीक है, ये x का पावर में आपको मिला, क्योंकि ये √3 है, √3 मतलब 3 का पावर हाफ। ठीक है, तो आप इसको इधर लिखना चाहे तो इधर लिख देते हैं, 3 का पावर आपके पास हो गया 10 माइनस आर अपॉन 2। ये कैसे आया स्टूडेंट? वापिस से दिखा देती हूँ, √3 मतलब 3 का पावर हाफ, और इसका भी होल रेज टू पावर 10 माइनस आर है। ठीक है, तो बेसिकली 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 10 माइनस आर। तो ये चीज मुझे मिल रहा है, बाकी के टर्म को अच्छे से लिखते हैं। एवरीवन प्लीज मुझे बताइए जो हम लिख रहे हैं सिंप्लीफाई करके सही है कि नहीं। ठीक है, उसके बाद क्या होगा स्टूडेंट, यहाँ पे √3 का पावर आर है, मतलब क्या होगा, ये 3 का पावर हाफ है, उसका पावर आर है। ठीक है, तो कैसा लिखूं? 3 का पावर यहाँ पे r/2 हो जाएगा। एवरीवन प्लीज पे अटेंशन एंड प्लीज बताइए जो मैंने लिखा है सही है कि नहीं। √3 मतलब 3 का पावर हाफ, उसका भी पावर आर है, तो मतलब r/2 हो गया। एंड इसकी बात की जाए स्टूडेंट, यहाँ पे नीचे नीचे बात कर लेते हैं, यहाँ पे 2 का पावर r हो गया। एंड यहाँ की बात की जाए, यहाँ पे जो x है आपको, यहाँ पे एक्स स्क्वेयर का पावर r है, मतलब ऐसा हो जाएगा x टू द पावर 2r। एवरीवन जो लिखा है वो सही है कि नहीं प्लीज बता दीजिए। ओके, किसी ने हैंड रेज किया है, खुशी ने। खुशी प्लीज बताइए कुछ मिस्टेक है यहाँ पे? मैम जो आपने x टू द पावर 10 माइनस r अपॉन 2 उसके बाद 3 आपने इनटू में लिखा, ये 1/3 नहीं होगा मैम? ओके हाँ, ये डिनोमिनेटर में, या मेरी मिस्टेक है यहाँ पे, ये डिनोमिनेटर में हो गया। एक सेकंड यहाँ पे, एक सेकंड में यहाँ पे लिख देती हूँ, ये जो हमने लिखा है बेसिकली ये डिनोमिनेटर में आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आपके पास 3 का पावर आपका हाफ है और उसका पावर ये, तो मतलब यहाँ पे लिखेंगे 3 का पावर आपका हो जाएगा 10 माइनस आर अपॉन 2। खुशी अभी सही है प्लीज बताइए? अभी मैं इधर से इरेज कर दूं। थैंक यू खुशी। ठीक है, ये वाला इरेज कर दो ना स्टूडेंट, यहाँ पे चेक कर लीजिए एक बार, क्योंकि मैं यहाँ पे डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई, अगर आपको न्यूमरेटर में लेके जाना है तो बेसिकली आपको पता है कौन सी चीज, देखो अगर हम हमारे पास ऐसा होता है कि जैसे एक्स स्क्वायर है, ठीक है,
अगर आपको बेसिकली इसको ऐसा लिखना है तो आप ऐसा लिखेंगे ना, x⁻⁻²। एवरीवन, सबको समझ में आ रहा है? ये वाली चीज इससे रिलेट मत कीजिए, सिर्फ मैं आपको बताने का ट्राई करूँ। यहाँ पे हमने जो, क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में आपका रूट था यहाँ पे, तो हमने इसको डिनोमिनेटर में आना चाहिए था, ठीक है। वहां पे मेरा मिस्टेक था, तो यहाँ पे हम करेक्ट करते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे अभी करेक्ट है क्या? प्लीज चेक करके बताइए एवरीवन। खुशी, अभी सही है? यहाँ पे मैं Yes, मल्टीप्लाई ma'am. कर, ओके, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन का साइन 3r/2 है, एंड यहाँ पे हमारे पास जो मिला है 2 का पावर r है, एंड यहाँ पे x⁻²r, ठीक है। इसको इसको इरेज करती हूँ मैं, एंड अभी इनको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके और लिखते हैं। कोई मुझे बताएगा कैसे कर सकते हैं यहाँ पे एवरीवन? तो ये हो गया 10cr, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे स्टूडेंट, x के टर्म को साथ में रखेंगे। तो एवरीवन यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे x का पावर आपको 10 - r/2 है, और ये डिनोमिनेटर में x का पावर कितना है 2r। इंडाइसिस का प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं स्टूडेंट। ऐसा है ना, a⁻m डिवाइडेड बाय a⁻n क्या होता है, दिस इज इक्वल टू a⁻m-n, ठीक है। तो यहाँ से कोई मुझे बता सकता है कि इसके बारे में क्या बोल सकते हैं, x के बारे में? तो हमें क्या मिलेगा, x⁻10 - r/2 माइनस यहाँ पे आपके पास हो जाएगा 2r। सब लोग एग्री करेंगे ये वाली बात से? कोई है यहाँ पे? प्लीज बताइए। ठीक है, लिखो ना यहाँ पे स्टूडेंट, यहाँ पे। इसमें तो यहाँ पे हो गया x, उसका पावर आपकी बात की जाए तो 10 - r/2 है यहाँ पे, फिर -2r हो गया। एंड यहाँ से बात की जाए स्टूडेंट, वैसे ही हम 3 के साथ कर सकते हो। यहाँ पे मैं इरेज करने वाली हूँ ये चीज यहाँ पे, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पे प्लीज बताइए नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, 3 का पावर आपके पास हो जाएगा r/2, एंड ये वाली टर्म उसके माइनस में हो जाएगी, -10 - r/2। एवरीवन प्लीज चेक प्रॉपरली कि हमने जो भी लिखा है वो सही, एकदम सही होना चाहिए। किसी को कुछ डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए। यहाँ पे हम क्या बात करें, जनरल टर्म की बात करें, मतलब टी आर प्लस वन टर्म, यहाँ पे आर प्लस वन टर्म हो गया, टी स्टैंड फॉर टर्म, ठीक है। सो आर प्लस वन टर्म, ये एक्सपांशन की हम ऐसा लिख रहे हैं 10 CR हो गया, ठीक है। एंड यहाँ पे x का पावर हो गया 10 - r/2 -2r। तो अभी सिंप्लीफाई करके कौन बताएगा मुझे, प्लीज बताइए। तो यहाँ पे मैं थोड़ा रफ वर्क कर लेती हूँ साइड में। तो 10 - r, एंड यहाँ पे अगर आप एलसीएम लेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे 2 हो जाएगा पावर में, एंड यहाँ पे आपके पास -4 आएगा, ठीक है। सबको समझ में आ रहा है? तो बेसिकली मैं बात कर रही हूँ, आपको मिलेगा 10 - 5r/2, ठीक है। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा ये चीज। एवरीवन कोई बताइए यहाँ पे चैट सेक्शन में, किसी को कुछ डाउट है, जो हमने लिखा है वो सही है कि नहीं? कोई तो रिस्पॉन्स कीजिए, खुशी, लीना, रीमा, यहाँ पे आप सब प्रेजेंट है। ये वाली चीज समझ में आ रही है आपको? मैं बेसिकली यहाँ पे, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे लिख लेते हैं नेक्स्ट स्टेप में। तो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप हो गया 10 CR। हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, जनरल टर्म लिख रहे हैं, ठीक है। एंड ये आपको पता चला x का पावर यहाँ पे 10 - 5r/2 मिल रहा है यहाँ पे, 10 - 5r/2। एंड यहाँ पे आप कांस्टेंट टर्म जो है, यहाँ पे देखो बेसिकली 3 का पावर ऐसा था, इसको अगर ओपन करना चाहे तो हमें क्या मिलेगा, एक सेकेंड यहाँ पे रफ वर्क कर लेते हैं। तो यहाँ से अगर बात की जाए स्टूडेंट, यहाँ पे आपको मिलेगा 3 के पावर में r/2, एंड ये ब्रैकेट अगर, क्योंकि यहाँ पे देखिए ऐसा है 10 - r/2। तो यहाँ पे बेसिकली 2 आपने एलसीएम लिया, न्यूमरेटर में r मिला, ब्रैकेट ओपन करेंगे -10, एंड ये प्लस आपको r मिला, ठीक है। तो बात की जाए तो 2r - 10/2, ठीक है। ये आपका 3 के पावर में मिल रहा है, ठीक है। किसी को कुछ डाउट है यहाँ पे? मैं चेक कर लेती हूँ। प्रोमिला आपने हैंड रेज किया, प्रोमिला कुछ मिस्टेक है यहाँ पे? मैम ये आपने लिखा ना 3r/2/2r इंटू x2r, यहाँ पे 2r कहाँ गया? अच्छा, ये वाली टर्म ना, यस मैम। हाँ ये वाली टर्म यहाँ पे आना चाहिए, एक सेकंड, क्योंकि हमने क्या किया, ये वाली टर्म लिखा नहीं है अभी तक ना, यहाँ पे आएगा। प्रोमिला वेरी गुड, यहाँ पे तो आपने ये वाली टर्म यहाँ पे लिखना पड़ेगा, क्योंकि बेसिकली हम यहाँ पे, ओके एक सेकंड यहाँ पे लिख देती हूँ। तो एवरीवन यहाँ पे ध्यान दीजिए, कुछ टर्म रह गए तो हमारा आंसर हो जाएगा रॉन्ग। थैंक यू प्रोमिला। यहाँ पे तो हमारे पास ये वाली टर्म देखो, हमने क्या किया है, एक्स के पावर को सही किया है, एंड 3 रेज टू पावर वो भी लिखा है, लेकिन ये जो टर्म है आपका क्या हो जाएगा 1/2
2 रेज टू पावर r। ठीक है, अभी सही है प्रोमिला, प्लीज चेक कर लीजिए। ठीक है, यस मैम। अच्छा स्टूडेंट, अभी बेसिकली हम बात कर रहे हैं ना, तो फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इन द एक्सपांशन। तो ये स्टूडेंट यहाँ पे ये मैंने जो ऊपर ये रफ वर्क किया है, ये बेसिकली 3 के पावर में जो आ रहा था उसकी बात करी थी। तो ये आपके पास 2r माइनस 10/2 हो रहा है, मतलब 2r माइनस 10/2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो बेसिकली आपको मिल रहा है r माइनस 5। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ नेक्स्ट में। ओके, 3 का पावर है r माइनस 5। सबको यही मिल रहा है स्टूडेंट? अगर किसी ने सोल्व किया है तो प्लीज बताइए। यहाँ पे यही मिल रहा है ना? यहाँ पे 3 के पावर में बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे, तो आपको मिल रहा है r माइनस 5। ठीक है, ये इरेज में कर देती हूँ। किसी को कुछ डाउट रहेगा, कुछ मिसिंग है तो भी बताइए। ठीक है, एंड यहाँ पे जो है हमारे पास इंटू 1/2 रेज टू पावर r है, उसको भी लिखना पड़ेगा। ठीक है, इंटू 1/2 रेज टू पावर r। ठीक है स्टूडेंट, अभी क्वेश्चन क्या था हमारा? हमें फाइंड करना है, फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x। ठीक है, तो लिख सकते हैं टू गेट द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x। तो इसका मतलब क्या है स्टूडेंट? यहाँ पे जो x की जो पावर में आपने लिखा है वो टर्म क्या होना, देखो x के पावर में जो लिखा है आपने वो क्या होना चाहिए? इक्वल टू 0 होना चाहिए, तभी हमें वो वाली टर्म मिलेगी जो इंडिपेंडेंट ऑफ x होगी। सबको समझ में आ रहा है? प्लीज बताइए। तो टू गेट द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 10 माइनस 5r/2 शुड बी इक्वल टू 0। ओके, यहाँ से अगर बात की जाए 10 माइनस 5r आपका क्या हो जाएगा? इक्वल टू 0। एंड यहाँ से बात की जाए स्टूडेंट 10 इज इक्वल टू 5r हो जाएगा। इसकी बात की जाए मतलब 5r इज इक्वल टू 10। एंड यहाँ से अगर आप r की बात करते हैं तो r की वैल्यू हो गई 10/5, मतलब r की वैल्यू आनी चाहिए 2। किसी को डाउट है तो प्लीज पूछिए, क्योंकि हमने जनरल टर्म लिखी है। अगर मैं बोलूँ कि वो जो जनरल टर्म मैंने लिखी है वो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स होनी चाहिए, तो पहले जो एक्स के पावर में जो भी मिल रहा है वो इक्वल टू आपको 0 होना चाहिए। तो मैंने क्या किया है? 10 माइनस 5r डिवाइडेड बाई 2, इसको 0 लिया, तो यहाँ से r की वैल्यू मिली 2। ठीक है स्टूडेंट, तो r की वैल्यू 2 लेंगे तो आपको पता है आपको क्या मिलेगी? tr प्लस 1, मतलब आपको थर्ड टर्म मिल जाएगी। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है? प्लीज बताइए स्टूडेंट्स, सबको समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में लिख सकते हैं देयरफॉर t, यहाँ पे 2 + 1 लिखने वाले, मतलब थर्ड टर्म आपको जो मिल रही है, और यहाँ पे उसको अपने एक्सपांशन लिखा है। तो बेसिकली जस्ट इसको आप कीजिए। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा है आप एक बार चेक कर लेते, फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x। तो वो पूरा टर्म फाइंड करके आपको दिखाना है। ठीक है, तो यहाँ पे t2 इज इक्वल टू t3। ओके, एंड यहाँ पे जस्ट सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे जो लिखा है हमने, ये लिखा था 10cr। ठीक है, इज इक्वल टू 10cr, r की वैल्यू है 2 हो गई यहाँ पे। एंड इसकी बात की जाए, यहाँ पे तो आपको पता ही 0 होने वाला है, r की वैल्यू 2 लेंगे तो ये तो टर्म x रेज टू पावर 0 हो जाएगा। इधर की बात की जाए स्टूडेंट, क्या हो जाएगा? इंटू 3 का पावर आपको मिल रहा है यहाँ पे r माइनस 5, r की वैल्यू है 2। ठीक है, तो 2 माइनस 5 ये हो गया। एंड यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करके 1/2 रेज टू पावर r मिल रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे आप अच्छे से लिखिए 2 रेज टू पावर 2। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रही हूँ? यहाँ पे आप पूरा टर्म भी फाइंड करके दिखा सकते हो। यहाँ पे तो बेसिकली आपको मिल रहा है 10c2। एंड यहाँ से बात की जाए 3 का पावर -3 हो गया, मल्टीप्लाई बाय 1/2 रेज टू पावर 2, ये आपका 4 हो गया। ठीक है, कर सकते हो स्टूडेंट ये वाली चीज। यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर थर्ड टर्म is independent of x in the expansion, जो आपको दिया है। एंड पूरा टर्म फाइंड करके आपको मुझे बताने, पूरा चीज जो भी बताने कि थर्ड टर्म आपकी होगी क्या। ठीक है, तो यहाँ पे पूरा एक्सपांशन लिख देते हैं। इन द एक्सपांशन ऑफ √x/√3। एंड यहाँ पे हमारे पास क्या था? प्लस √3 एंड यहाँ पे हमारे पास 2 टाइम्स x² एंड होल रेज टू पावर 10। स्टूडेंट किसी को डाउट है तो प्लीज मुझे बताइए। आई होप सबको समझ में आ रहा है मैं क्या करना चाह रही हूँ। यहाँ पे हमने जनरल टर्म लिखी है स्टूडेंट वहां से, जो क्योंकि आपने जनरल टर्म यहाँ पे लिखने के बाद जो x के पावर में जो आ रहा था, क्योंकि हमें बात करनी है कि टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, मतलब
तो जो जनरल टर्म लिखी है आपने वहां पे ये जो x का पावर है वो 0 होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से जस्ट कंपेयर किया है ना, r की वैल्यू 2 मिली है तो r की वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको मिलेगा थर्ड टर्म, ठीक है। थर्ड टर्म आप फाइंड करके मुझे बताइए पूरा इसको सिंप्लीफाई करके कि क्या वैल्यू आ रहा है, वो आपका क्या हो गया, टर्म हो गया ये एक्सपांशन में जहाँ पे आपको x की टर्म नहीं दिखाई देंगे, ठीक है, मतलब टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x। स्टूडेंट ये वाली पार्ट आप मुझे कैलकुलेट करके बता सकते हो, क्योंकि आपको पता है 3 का पावर -3 मतलब आप इससे लिखेंगे, अगर एक पावर नीचे लेके आएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब 1/3 का पावर 3, ठीक है। एवरीवन कर सकते हो, 3 इंटू 3 इंटू 3 कितना 27 हो जाता है ना, 1/27 एंड 10c2 की वैल्यू कैलकुलेट कीजिए एंड यहाँ पे फाइनल आंसर आप लिख के बता सकते हो, द थर्ड टर्म इज इंडिपेंडेंट ऑफ x इन द एक्सपांशन ऑफ दिस, एंड पूरा टर्म आपको लिख के बताना है कि पूरा टर्म है क्या, ठीक है। आई होप इतना पार्ट आप कैलकुलेट कर सकते हो, 10c2 की वैल्यू निकाल सकते हो एंड इसको सिंप्लीफाई करके आपको आंसर लिखना है। प्लीज बताइए कर सकते हैं ना ये वाला चीज एवरीवन? किसी को डाउट है? मैंने पूरा लिखा नहीं है लेकिन आपको करना है, यहाँ पे किसी ने कैलकुलेट किया तो कोई मुझे बताइए आपका फाइनल आंसर क्या है, यहाँ पे थर्ड टर्म जो मिल रही है किसी ने अगर सिंप्लीफाई किया है तो, किया है किसी ने? नहीं तो मुझे ही करना पड़ेगा। बताइए क्या आ रहा है आपका यहाँ पे सिंप्लीफाई करके, आंसर बताइए अगर किसी ने किया है तो। 10c2 की बात की जाए स्टूडेंट, ये हो जाएगा आपके पास, देखो 10 इंटू 9 शॉर्ट फॉर्म में मैं लिख रही हूँ यहाँ पे, एंड यहाँ पे 2 इंटू 1, सो 2 1 जा ये 5, ये हो गया 45, ओके 45 हो गया इधर आपका 1/27 108 108, ओके लेट अस चेक। तो ये हो गया हमारे पास 9 3 जा एंड 9 5 जा 1, एक सेकेंड कुछ मिस्टेक किया है क्या हमने? सब कुछ लिखा है ना स्टूडेंट, यहाँ पे कुछ मिसिंग तो नहीं है? 108 आप आंसर बता रहे लेकिन 108 आया कहाँ से? एक सेकेंड मैम 45/108 45/108, ओके ऐसा आप बता रहे हो, ओके मुझे लगा टोटल आंसर 108 बता रहे। स्टूडेंट आई होप ये वाला आप कर सकते हो ना, इसको सिंप्लीफाई करके लिखिए। यहाँ पे अब मुझे मिला है, मैंने 9 से कैंसिल कर दिया, 9 5 जा 45 एंड 9 3 जा 27, तो आपको मिल रहा है 5/12, ठीक है। आप चाहे तो एक बार चेक कर लीजिए कि हमारा जो लिखा है वो सही है कि नहीं। किसी को आया 5/12 आंसर, जैसे आपने किसी एक स्टूडेंट ने अभी बताया 45/108 वैसा लिखना है तो वैसे भी लिख सकते हो। स्टूडेंट्स अब बताइए जो हमने लिखा है वो सही है कि नहीं, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पे कैलकुलेशन में टाइम लग रहा है। आई होप आप का कैलकुलेशन में से फास्ट है। ये वाली बात सबको समझ में आया जो लिखा है हमने? किसी को डाउट है तो प्लीज बताइए स्टूडेंट्स, कोई बताइए, कोई बोल ही नहीं रहे यहाँ पे, समझ में आ रहा है सबको? यस मैम। ओके स्टूडेंट, तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अभी, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे आपको जनरल टर्म लिखना है, सबने अभी लास्ट क्वेश्चन में भी जनरल टर्म लिखा था, इनमें से एक क्वेश्चन मैं करा रही हूँ, एक आपको करना है, या आप चाहे तो मुझे अभी बता सकते हो जनरल टर्म क्या होगा, ठीक है। एवरीवन यहाँ पे जिसको आंसर करना है प्लीज रेज योर हैंड, क्योंकि हमने जनरल टर्म के बहुत सारे बात कर लिए हैं, तो अभी यहाँ पे जनरल टर्म अगर मुझे इसका लिखना है स्टूडेंट लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपको पता है जनरल टर्म ऐसा लिखते हैं r प्लस 1th टर्म। तो थर्ड क्वेश्चन के लिए अगर जनरल टर्म मुझे लिखना है तो एवरीवन यहाँ पे ध्यान दीजिए, ठीक है। n की वैल्यू है 6, ठीक है, 6cr, ठीक है। फिर है क्या है, x स्क्वायर हो गया, उसका पावर कितना हो जाएगा बताइए, 6 माइनस r, ठीक है, एंड उसके बाद है माइनस y, इसका पावर हो जाएगा r। स्टूडेंट बताइए जो मैंने लिखा है वो सही है कि नहीं? NCR, यहाँ पे a की वैल्यू होगी एक्स स्क्वायर, b की वैल्यू होगी माइनस वाई, ठीक है। सबको समझ में आ रहा है? अगर आपको थोड़ा और सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। 6cr, एक्स स्क्वायर का पावर 6 माइनस r है, तो आप चाहे तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा x का पावर 12 माइनस 2r, ठीक है। एंड यहाँ से अगर किसी को लिखना हो तो -1 का पावर r लिख सकते हो इंटू y टू द पावर r, ठीक है। सब स्टूडेंट्स बताइए सबको समझ में आ रहा है जो चीज मैंने यहाँ पे लिखा है? यस जनरल टर्म सही लिखा है कि नहीं, पहले तो ये बताइए। जनरल टर्म थर्ड वाले एक्सपांशन में जनरल टर्म मुझे लिखना है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं ना, कुछ मिस्टेक हो तो प्लीज मुझे बताना, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया है। अगर फोर्थ की बात की जाए तो फोर्थ वाला आपको मुझे बताना है सेम ऐसे ही ऑब्जर्व करके,
एनीवन कोई मुझे आंसर करना चाहेगा? अदरवाइज मैं रेंडमली यहाँ पे नाम अनाउंस करती हूँ, क्योंकि आप लोग क्लास अटेंड करें तो एटलीस्ट मुझे ये वाली चीज बता सकते हो। जनरल टर्म बताइए फोर्थ वाले में, TR+1। हु विल टेल मी? अदरवाइज मैं नाम अनाउंस करती हूँ जो भी स्टूडेंट यहाँ पे प्रेजेंट है। एक सेकेंड। लीना, आप आंसर करना चाहेंगे इसका? यस मैम। हाँ बताइए लीना, क्या लिखे यहाँ पे? R+1 टर्म अगर लिखना है मुझे तो क्या आएगा यहाँ पे? मैम इसका मैम 6 फैक्टोरियल अपॉन। अच्छा, पूरा आप सिंप्लीफाई करके बता रहे हो? ये वाला मैं फोर्थ वाले की बात कर रही हूँ, फोर्थ वाले की। मतलब सिर्फ मुझे बता दीजिए, आप पूरा सिंप्लीफाई करना चाहे तो वो भी कर सकते हो, सिर्फ ये जनरल टर्म ऐसा लिख दीजिए। ऐसा एनसीआर के फॉर्म में बताइए मुझे, क्या लिखूं यहाँ पे? एन की वैल्यू हो गई 12, तो यहाँ पे क्या आ यस जाएगा? मैम 12 CR या 12CR, एक सेकेंड में यहाँ पे, ओके 12CR इंटू, मैम x2 हाँ एक्स स्क्वायर, इसका पावर कितना हो जाएगा? मैम 6। अच्छा नहीं, पहले पूरा बताइए, अभी कैलकुलेट नहीं करना, सिर्फ अभी बता दीजिए। ऐसा देखो, ये देखो NCR वाला हो गया, फिर जो ए टर्म है मतलब एक्स स्क्वायर है यहाँ पे, ठीक है, उसका पावर कितना होता है स्टूडेंट? N-R आता है, N की वैल्यू है यहाँ पे 12, ठीक है, ऐसा लिख रही हूँ मैं। समझ में आया? यस मैम। एंड यहाँ पे मल्टीप्लाइड विद ये वाला बी की वैल्यू की बात की जाए तो -YX हो गया, और इसका पावर कितना आता है? R, जो यहाँ पे R रहता है, ठीक है। आप इसको और फर्दर सिंप्लीफाई करना चाहते तो कर सकते हो। तो ये आपका हो गया 12CR, और यहाँ पे पावर पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, आपको पता है यहाँ पे। तो ये हो गया x का पावर 24 - 2R, एंड यहाँ से स्टूडेंट आप लिखना चाहे तो ऐसा लिख सकते हो, -1 ले लीजिए कॉमन, तो -1 का पावर R, एंड फिर आप लिखना चाहे तो y का पावर R इंटू x⁻r, ठीक है। आई होप ये वाली बात समझ में आई होगी। फिर आप चाहे तो यहाँ पे एक्स एक्स के जो टर्म है उसको कंबाइन करके लिख दीजिए, ठीक है, क्योंकि ये सब मल्टीप्लीकेशन में है, तो आपको यहाँ पे मिलेगा x का पावर 24 - R हो जाएगा, क्योंकि -2R + R करेंगे तो आपको सिर्फ -R मिलेगा यहाँ पे, 24 - R, ठीक है स्टूडेंट। ये वाली बात समझ में आई? किसी को डाउट है तो प्लीज पूछिए। आप आगे सिंप्लीफाई आपको करना है। ऐसा क्वेश्चन आता है जनरल टर्म लिखने के लिए। आई होप सबको समझ में आया होगा। किसी को डाउट है तो बता दीजिए। थैंक यू लीना। उसके बाद खुशी का भी हैंड रेज है। खुशी, आप यही बताना चाह रहे थे कि कुछ अलग? प्लीज बताइए। नो मैम, यही सही बताना लिखा चाह है रही खुशी? अभी देखिए यहाँ पे, ये जो -y थी। यस इंटू एक्स है स्टूडेंट, आप चाहे तो ऐसा लिख सकते हैं, माइनस अगर आपने लिया उसका पावर -1 ले लिया, उसका पावर r हो गया, y का पावर r हो गया इंटू x⁻r। फिर अभी जो x के टर्म्स है उसको एक साथ लिख सकते हो आप, ठीक है। आई होप ये वाला समझ में आया होगा स्टूडेंट। तो नेक्स्ट बात, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। अच्छा यहाँ पे बताइए, फाइंड द फोर्थ टर्म इन द एक्सपांशन। ठीक है स्टूडेंट, थोड़ा वेट करना पड़ेगा, अभी थोड़ा हमें कंप्लीट करना है यहाँ पे। तो अगर ये एक्सपांशन है तो इसका जनरल टर्म में लिख देती हूँ, फिर आपको मुझे यहाँ पे फोर्थ टर्म बताना है क्या रहेगा, ठीक है। जनरल टर्म की बात कर रहे हैं, मतलब R+1 टर्म होगा इसका। आपको पता है n की वैल्यू है 12, ठीक है, 12CR हो गया। इंटू a की बात करें तो वो x है, तो x का पावर आपका हो गया 12 - R, एंड यहाँ पे -2y, इसका पावर कितना हो गया R, ठीक है। अभी स्टूडेंट मुझे बताइए, फोर्थ टर्म अगर मुझे चाहिए तो मतलब R की क्या वैल्यू लेनी पड़ेगी मुझे? कोई बताएगा यहाँ पे? अगर मुझे यहाँ पे फोर्थ टर्म चाहिए, मतलब T4 चाहिए, तो R की वैल्यू क्या होगी? यहाँ पे 3 होगी। सब लोग एग्री करेंगे? यहाँ पे बहुत स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं। तो R की वैल्यू यहाँ पे मुझे लेनी पड़ेगी 3। सो यहाँ पे लिखेंगे फोर्थ टर्म, मतलब यहाँ पे 3T3+1, ठीक है। तो यहाँ पे चेक कीजिए, ये हो जाएगा 12C3, ठीक है। एंड यहाँ पे x का पावर आपके पास हो जाएगा 12 - 3, एंड यहाँ पे सिंप्लीफाई करके आप मुझे बताइए, -2y, और इसका पावर हो गया 3। एवरीवन सिंप्लीफाई दिस एंड प्लीज टेल मी व्हाट इज योर आंसर। 12C3 कितना आता है? 12 × 11 × 10, ठीक है। मैं ऐसा कर रही हूँ स्टूडेंट, क्योंकि वो आपको पता है 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 9 फैक्टोरियल आने वाला है, तो इसके लिए मैं ऐसा लिख रही हूँ इसको, ठीक है। तो यहाँ से अगर आपको पता है 3 1 जा 3 4 जा हो जाएगा, यहाँ पे 2 1 जा 2 2 जा। तो यहाँ पे मैं बात करूँ तो स्टूडेंट यहाँ पे हो गया, देखिए यहाँ पे पहला ये 220 हो गया। इसकी बात की जाए स्टूडेंट तो ये मल्टीप्लाई का सिंबल लगा देते हैं। 330 मैम। 330, ओके अभी चेक। अच्छा यहाँ पे 330, एक मिनट पूरा आंसर चेक कर लेते हैं स्टूडेंट, एक सेकेंड। यहाँ पे x का पावर कितना हो गया 9,
ठीक है। एंड यहाँ पे बात की जाए स्टूडेंट -2y का पावर 3, -2 का पावर अगर 3 करेंगे तो -8 होगा, ठीक है। एंड यहाँ पे y क्यूब। स्टूडेंट यहाँ पे चेक कीजिए कुछ मिस्टेक तो नहीं है, यहाँ पे जो भी हमने लिखा है सही लिखा है कि नहीं एवरीवन। अच्छा कोई तो मुझे 330 आंसर बता रहे थे, यहाँ पे एक बार चेक कर लेते स्टूडेंट। मैम 12C3 330 होगा। 12C3 आपका 330 होगा, ऐसा आप बोल रहे हैं। ओके लेट अस चेक, यहाँ पे चेक 12C3 है यहाँ पे हमने लिया, तो बेसिकली आपने कैसे लिखा 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 9 फैक्टोरियल, ठीक है। तो अभी देखो 12 फैक्टोरियल को अगर मैं लिखूं स्टूडेंट यहाँ पे, एक सेकेंड, ये मैंने आपको रफ में करके दिखाया है। ओके एक सेकेंड यहाँ पे मैं दिखाती हूँ आपको, हो सकता है मिस्टेक हो यहाँ पे, अभी पता चल जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे 12 फैक्टोरियल, यहाँ पे रफ वर्क है ये हमारा, एंड यहाँ पे 3 नो फैक्टोरियल। मैम सही है सही है। स्टूडेंट 220 होगा। 220 आ रहे हैं ना, प्लीज एक बार चेक कर लीजिए। अभी इसको -8 से मल्टीप्लाई करना है स्टूडेंट, माइनस साइन आ जाएगा। देखो यहाँ पे 0 है, 8 2 16, 8 2 16, ठीक है। 16 एंड 1 यहाँ पे 17 हो जाता है, तो एक बार चेक कर लीजिए। पावर 9। सबको यही आ रहा है -1760 इंटू x टू द पावर 9 y टू द पावर 3, ठीक है। ये वाली चीज आई थिंक सबको समझ में आया होगा। कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो आप प्लीज बताइए, ठीक है। अदरवाइज कर सकते हैं ना स्टूडेंट इस टाइप के क्वेश्चन, अगर 4 मार्क्स के लिए आए तो आप मुझे लगता है 4 मार्क्स पूरा लेना चाहिए, मिस्टेक नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा आज का एक क्वेश्चन हुआ, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। कुछ इजी रहेगा तो मुझे लगता है ये वाला पार्ट आप कर पाएंगे, ठीक है। जनरल टर्म में लिख के बता देती हूँ। 13 टर्म में आपको क्या करना है, आर की वैल्यू लेनी है 12, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पे होमवर्क में दे रही, लेकिन मैं जनरल टर्म आपको लिख के बता रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जनरल टर्म लिख के दे देती हूँ स्टूडेंट। आर प्लस 1th टर्म क्या हो जाएगा आपके पास, एन की वैल्यू है यहाँ पे 18, ठीक है। तो यहाँ पे 18 सी आर हो गया, एंड यहाँ पे 9x का पावर हो जाएगा 18 माइनस आर इंटू -1 अपॉन 3√x, इसका पावर हो गया r, ठीक है। अभी r की वैल्यू कितना सब्स्टिट्यूट करना है आपको 12, तो आपको 13th टर्म मिल जाएगा ये एक्सपांशन का। कर सकते हैं स्टूडेंट ये वाला काम, मैं होमवर्क में लिख रही हूँ क्योंकि मुझे पता है आप लोग सोल्व कर पाएंगे, ठीक है। अभी क्योंकि स्टूडेंट हमने मिडिल टर्म का कॉन्सेप्ट सीखा, तो उसके ऊपर क्वेश्चन होना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में आगे का कंटिन्यू कर सकते हैं यहाँ पे। अच्छा ये वाला बाद में करते हैं हम लोग, थोड़ा सा ये टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन मिडिल टर्म का जो कॉन्सेप्ट था वो अभी हमें करना है उसका। अच्छा स्टूडेंट यहाँ पे एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, वो जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे क्योंकि वो टाइम कंज्यूमिंग है यहाँ पे। तो यहाँ पे बात की जाए स्टूडेंट, क्वेश्चन है, एवरीवन रीड द क्वेश्चन केयरफुली। फाइंड द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ m for which the coefficient of x square in the expansion 1 plus x whole raised to power m is 6। ये ऐसा उन्होंने बोला है स्टूडेंट। याद है लास्ट टाइम हमने 1 plus x whole raised to power n का एक्सपांशन लिखा था, ठीक है। तो अगर मैं इसका लिखना चाहूँ तो ऐसा होगा ना स्टूडेंट, यहाँ पे लिख के दिखा देती हूँ मैं आपको। 1 plus x whole raised to power m, ये अगर है हमारे पास तो हम ये क्या होगा mc0, ठीक है। उसके बाद mc1 यहाँ पे हो जाएगा आपके पास x। याद है स्टूडेंट ये वाली चीज, जब मैंने आपको बताया था रिजल्ट, जब पर्टिकुलरली हम a की वैल्यू 1 ले रहे हैं, b की वैल्यू ले रहे हैं x, तो आपको ऐसा लिख सकते हो आप। नहीं तो बाइनोमियल थ्योरम का जो ओरिजिनल स्टेटमेंट है वहां से भी लिख सकते हो, तो बेसिकली सिंप्लीफाई करके सेम ही चीज मिलेगा, ठीक है। सबको समझ में आ रहा है, प्लीज बताइए। मैं डायरेक्टली लिखूं तो चलेगा ना, किसी को कुछ डाउट है? 1 plus x whole raised to power m में बात करूं तो ये mc0 plus mc1x plus mc2 x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस डॉट 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 लास्ट टर्म की बात की जाए तो स्टूडेंट mcm यहाँ पे x टू द पावर m होगा, ठीक है। और यहाँ भी क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, फाइंड द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ m फॉर विच द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इन द एक्सपांशन इज 6। तो यहाँ पे कोई मुझे देख के बताएगा कोएफिशिएंट क्या है x स्क्वायर का, यहाँ पे ये वाला दिख रहा है, ठीक है, ये वाला। मैम तो यहाँ पे लिख दीजिए कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर in the expansion 1 plus x whole raised to power m is 6। ओके दिस इम्प्लाइज आपका क्या हो गया mc2 आपका कितना हो गया 6, ठीक है स्टूडेंट। अगर किसी को ये वाला अच्छे से याद नहीं है तो आप बाइनोमियल जो थ्योरम का ओरिजिनल स्टेटमेंट है वो वैसा लिख लीजिए, ठीक है। तो आप वैसा भी लिखेंगे तो भी आपको
सेम चीज मिलेगा, क्योंकि हमने एक चीज पढ़ा था, जो ये जो एनसीआर या एनसीआर है यहाँ पे, ये एक प्रॉपर्टी फॉलो करता है, एनसीआर इज इक्वल टू एनसीएन माइनस आर। ठीक है, तो उसकी टेंशन मत लीजिए, फाइनल आंसर आपका सेम होगा। ठीक है, क्योंकि ये रिजल्ट हमने पढ़ा था, इसलिए मैं डायरेक्टली यूज कर रही हूँ स्टूडेंट यहाँ से। तो यहाँ पे कर सकते हैं स्टूडेंट, MC2 इज इक्वल टू 6 आया, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या लिख सकते हैं हम लोग, बताइए। किसी स्टूडेंट ने हैंड रेज किया है क्या? लीना ने हैंड रेज किया है। हाँ लीना प्लीज बोलिए, यहाँ पे कुछ मिस्टेक है? नो मैम, मिस्टेक नहीं, मैं आपने बोला आगे जी आगे ओके, का। तो आप बताइए कैसे करेंगे लीना, नेक्स्ट बताइए। MC2 इज इक्वल टू 6 आ गया, तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में क्या करेंगे, आप इसको ओपन करेंगे ना फॉर्मूले से, इसमें तो यहाँ से क्या हो इसमें जाएगा, मैम m फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल m माइनस 2 फैक्टोरियल वेरी इज गुड, इक्वल टू 6। वेरी गुड। ठीक है, अभी स्टूडेंट सबको 2 फैक्टोरियल की वैल्यू पता होगी, या 2 into 1 लिखेंगे तो भी चलेगा, आपको समझ में आएगा यहाँ पे। एंड जो ये m फैक्टोरियल में इसको ऐसा लिख सकते हैं, m इंटू उसका पिछले वाला टर्म हो जाएगा m-1, उसके पिछले वाला टर्म हो जाएगा m-2, ऐसा माइनस करके 2 तो मैं इसको m-2 फैक्टोरियल लिख देती हूँ। ठीक है, मल्टीप्लाई, आपको पता ही है क्या है, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट टाइम नेचुरल नंबर है। ठीक है, तो आप ऐसा इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 2 फैक्टोरियल मतलब 2 into 1 या 2 लिख दीजिए, एंड यहाँ पे m-2 फैक्टोरियल। ठीक है, यहाँ से स्टूडेंट यहाँ पे ये वाली टर्म कैंसिल कर सकते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करें, 2 को उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, आपको मिला m इंटू m-1 इज इक्वल टू 12। 12। अच्छा स्टूडेंट, एक चीज आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हम फैक्टोरियल पॉजिटिव इंटीजर, मतलब आप बोल सकते हैं सिर्फ नेचुरल नंबर के लिए हमने बोला था कि फैक्टोरियल जो नोटेशन वो डिफाइंड होता है। ठीक है, एन फैक्टोरियल ओनली फॉर नेचुरल नंबर की बात करी थी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, दो नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट आपको 12 आ रहा है। ठीक है, ये मैं सिर्फ नेचुरल के लिए बता रही हूँ, अदरवाइज आप इसको क्वाड्रेटिक बनाएंगे एम के टर्म में थोड़ा टाइम लगेगा। अदरवाइज डायरेक्टली यहाँ से क्या लिख सकते हैं, एम पॉजिटिव क्या है, नेचुरल नंबर है, m-1 भी नेचुरल नंबर है, 12 को हम 4 into 3 लिख सकते हैं। यहाँ से अगर आप डायरेक्टली ऑब्जर्व करेंगे तो m की वैल्यू 4, m-1 की वैल्यू 3, मतलब m की वैल्यू 4 ही आने वाली है। अच्छा, लीना ने भी हैंड रेज किया हुआ है, सबको समझ में आ रहा है स्टूडेंट? आप क्या करेंगे, आप चाहे तो इसको क्वाड्रेटिक बना लीजिए। ठीक है, ये वाली टर्म 12 है, उसको लेफ्ट साइड में लेके जाइए, क्वाड्रेटिक मिलेगी आपको m के टर्म्स में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वहां से आपको m की 2 वैल्यू मिलेगी। m की वैल्यू नेगेटिव नहीं ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि m यहाँ पे आपका क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, मतलब यहाँ पे एक नेचुरल नंबर है, तो यहाँ से मुझे m की वैल्यू मिली 4। किसी को डाउट है तो प्लीज पूछिए, अदरवाइज दो नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट 12 है, तो उनको जस्ट यहाँ पे दो कंटिन्यूस जो आते हैं कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट लिखिए। ठीक है, तो m इंटू m-1 मैंने लिखा है इक्वल टू 4 into 3, तो यहाँ से जस्ट आपको पता चलेगा m की वैल्यू हो गई 4। किसी को डाउट है स्टूडेंट यहाँ पे? एनीवन? पक्का ना? ये वाला मैंने डायरेक्टली लिखा है, अदरवाइज आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाइए, m के टर्म्स में 2 वैल्यू मिलेगी, नेगेटिव वैल्यू को आपको डिस्कार्ड करना है, पॉजिटिव वैल्यू एक्सेप्ट करना है। ठीक है, ओके स्टूडेंट, किसी को डाउट है तो प्लीज पूछिए, अदरवाइज जो मिडिल टर्म का जो कॉन्सेप्ट है ये आज के लिए हम लास्ट करेंगे, क्योंकि अभी हमने डिस्कस किया था, तो अप्लाई नहीं करेंगे तो आप नेक्स्ट लेक्चर तक भूल जाओगे। ठीक है, याद है स्टूडेंट? यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपके पास दो बाइनोमियल, देखिए एक्सप्रेशन का पावर दिया है, मतलब यहाँ पे एक्सपांशन दिया हुआ है, तो यहाँ पे पूछ रहे हैं मिडिल टर्म कौन सी होगी। तो स्टूडेंट याद है, अभी यहाँ पे देखिए, ये जो पहली वाले की बात कर रहे हैं, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ फर्स्ट वन, ये सेकेंड वन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बाइनोमियल एक्सप्रेशन का इंडेक्स कितने हैं स्टूडेंट, यहाँ पे 7 है, एग्री कर रहे हैं सब लोग? यहाँ पे 7 है, इंडेक्स है 7 फर्स्ट वाले में। तो यहाँ पे जिसके एक्सपांशन में कितनी टर्म आएंगी, 7 + 1 8 आएगी। समझ में आ रहा है स्टूडेंट? तो यहाँ पे क्या होने वाले, आपको कितनी मिडिल टर्म मिलेगी, एक मिलेगी कि दो मिलेगी? अगर आपके पास इवन नंबर ऑफ टर्म्स है टोटल, यहाँ पे हमारे पास इसके एक्सपांशन में 8 टर्म बनने वाली है। ठीक है, और 8 है, 8 जो है वो आपको पता है इवन नंबर है, तो बेसिकली यहाँ पे 2 मिडिल टर्म आपको मिलेगी। आपको ये भी पता है, हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, अगर ये जो इंडेक्स है आपका ओड होता है तो आपको पता है n+1 आपका क्या हो जाएगा, इवन, तो वो वाले केस में 2 मिडिल टर्म मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे we have 2 middle terms। कौन कौन सी टर्म्स रहेगी, किसी को याद है वो वाला कॉन्सेप्ट? अभी थोड़ी देर पहले सीखा था, एक तो ये रहेगा। ठीक है, n+1 अपॉन 2 टर्म हो गई, एंड दूसरा की बात की जाए वो हो गया आप n+3 डिवाइडेड बाई 2 टर्म। ठीक है स्टूडेंट, किसी को डाउट है तो प्लीज मुझे बताइए।
एंड यहाँ पे जनरल टर्म भी लिख सकते हो। पहले हम फर्स्ट वाले की बात कर रहे हैं, यहाँ पे फर्स्ट वाला क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर n की वैल्यू 7 है तो कौन कौन सी टर्म आपकी मिडिल टर्म होगी, प्लीज बताइए यहाँ पे। स्टूडेंट n की वैल्यू 7 सब्स्टिट्यूट कीजिए, 7 + 1 8, 8/2, सो दिस इंप्लाइज फोर्थ टर्म। एंड यहाँ से कितनी आएगी, 7 + 3 10/2, Fifth फिफ्थ term. टर्म। हाँ, तो ये बात आपको जस्ट यहाँ 4 टर्म, फिफ्थ टर्म आर मिडिल टर्म्स, आर द मिडिल टर्म्स, ठीक है। ये आपका फर्स्ट वाले की बात कर रहे हैं स्टूडेंट। यहाँ पे जनरल टर्म लिख के मुझे बता सकते हो आप, यहाँ पे जनरल टर्म होगी TR + 1 = n की, देखो यहाँ पे वैल्यू 7 है तो 7CR हो गया। एंड यहाँ पे देखो 3 का पावर हो गया आपके पास 7 - R, एंड यहाँ पे -x³/6 इसका पावर हो जाएगा R, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पे अभी क्या करना है आपको, समझ में आया। अगर आपको 4 टर्म फाइंड करनी है तो R की वैल्यू क्या लेंगे, 3 लेंगे। अगर आपको 5th टर्म फाइंड करनी है तो क्या करेंगे, R की वैल्यू कितनी लेनी है, 4, ठीक है। कर सकते हैं कि नहीं, प्लीज मुझे बताइए एटलीस्ट। Yes, ma'am. तो यहाँ पे अगर Yes, मैं ma'am. 4 टर्म कैलकुलेट करना चाहूँ, थैंक यू स्टूडेंट फॉर कंफर्मेशन। तो 4 टर्म यहाँ पे मैं लिख के बता देती हूँ, जस्ट आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो ये हो गया 7C, एंड यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये ऑब्जर्व कीजिए, मैं 4 टर्म लिख रही हूँ तो मतलब यहाँ पे R की वैल्यू 3, ठीक है। 7C3 × 3 का पावर हो गया आपके पास 7 - 3, ठीक है। एंड यहाँ पे इंटू -x³/6 एंड इसका पावर है R की वैल्यू 3। तो ये आपका 4 टर्म है, सिंप्लीफाई करके लिखने आपको, इसको लिख सकते हो कि नहीं। Yes, ma'am. हाँ, ठीक है। और यहाँ पे 5th टर्म की बात करूँ स्टूडेंट, यहाँ पे तो आपके पास हो जाएगा 7C4 × 3 का पावर 7 - 4, ठीक है। चेक कर लीजिए, कुछ मिस्टेक होगा तो -x, यहाँ पे -x³ है अपॉन 6, एंड यहाँ पे उसका पावर हो गया 4। तो सिंप्लीफाई करके आप लिखेंगे तो ये 2 आपका मिडिल टर्म हो जाएगा, पहले वाले की बात कर रहे हैं, ठीक है। सबको समझ में आया। अभी मैं सेकंड केस सेपरेटली ले लेती हूँ, ये उसको सिंप्लीफाई करके आपको लिखना है। सो अब लिखेंगे T4, T5 आर द मिडिल टर्म्स। पहले वाले क्वेश्चन की बात करें, उसमें आपके पास 2 मिडिल टर्म्स है। ओके, सेकंड वाले की आज के लिए लास्ट स्टूडेंट, ये वाला फटाफट ले लेते हैं। x/3 + 9y, ओके, ये है हमारे पास x/3 + 9y, उसका होल रेज टू पावर है 10, ठीक है। n कितना है स्टूडेंट, 10 है, ठीक है। n 10 है यहाँ पे, तो इसके एक्सपांशन में आपको 11 टर्म्स मिलने वाली है, ठीक है। तो वहां पे तो आपको पता है 11 टर्म्स है, तो उसका मिडिल टर्म निकालना बहुत ईजी है, मैं आपको बताया था। यहाँ पे लिख सकते हो हियर n = 10, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो द मिडिल टर्म, या ऐसा लिख सकते हो, ये एक सेकेंड। तो स्टूडेंट याद है किसी को कैसे मैंने बताया था, n + 2/2 थी, ऐसा भी याद कर सकते हो। टर्म इज मिडिल टर्म, 6 टर्म आ रही है मैम। हाँ। तो यहाँ पे हमें कैलकुलेट कर लेते हैं, यहाँ पे 10 + 2 12, 12/2 6 टर्म इम्प्लाइज 6 टर्म। वेरी गुड, जिसने आंसर बताया यहाँ पे 6 टर्म हो गया, और कैलकुलेट भी करना है। 6 टर्म इज मिडिल टर्म, ओके। ये जो एक्सपांशन है उसके एक्सपांशन में 6 टर्म मिडिल टर्म हो गया। जनरल टर्म भी लिख देते हैं स्टूडेंट, TR + 1 कितना हो जाएगा आपके पास, 10CR, ठीक है। एंड यहाँ पे a की वैल्यू की बात की जाए वो x/3 है, x/3, और इसका पावर हो जाएगा 10 - R, एंड दूसरा क्या है आपके पास, आई थिंक यहाँ पे 9y है, ठीक है, 9y, और इसका पावर कितना हो जाएगा स्टूडेंट, प्लीज बताइए। ये हो जाएगा R, ठीक है। तो यहाँ से 6 टर्म कैसे निकालेंगे, R की वैल्यू कितना सब्स्टिट्यूट करेंगे, एनीवन प्लीज बताइए। R का वैल्यू 5 सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है। तो यहाँ से आप लिखेंगे T6, जस्ट कैलकुलेट आपको करना है यहाँ पे। सो रिमेनिंग पार्ट आई एम गिविंग फॉर होमवर्क। एंड यहाँ पे आपका x/3 का पावर हो गया 10 - 5 × 9y का पावर हो गया 5, ठीक है स्टूडेंट। किसी को डाउट है तो प्लीज पूछिए, अदरवाइज आज के लिए सिर्फ इतना करेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में और कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि अभी भी हमारे पास कुछ क्वेश्चन बाकी है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन जैसे अगर मैंने आपको क्या 3 ब्रैकेट का मल्टीप्लीकेशन दे दिया, ठीक है,
अगर मैं बोलूं कि आपको बताना है x का पावर 5 का कोएफिशिएंट या x का पावर 3 का कोएफिशिएंट, तो वो ट्रिक मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे कैलकुलेट करते हैं, उस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना करेंगे। प्लीज ये जो बाकी का है वो आपको कैलकुलेट करना है होमवर्क में, पूरा नहीं हुआ है अच्छे से कैलकुलेट करके बताना है, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे 6 टर्म मिडिल टर्म हुआ, लेकिन 6 टर्म जो है उसको पूरा कैलकुलेट करके बताइए कि ये वाली टर्म आपका मिडिल टर्म है। ठीक है स्टूडेंट्स, सबको समझ में आया? यस मैम। ओके स्टूडेंट, एक सेकेंड।